किम सोचता है कि उसे बदले में क्या करना होगा, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि इसमें कोई शर्तें नहीं है और वे बस उसके साथ एक रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। हमारा दोस्त उससे पूछता है कि अगर वो मना कर दे तो क्या होगा, और वो महिला मानती है कि फिर कुछ नहीं किया जा सकता। सूजन इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि इसमें कोई शर्तें नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई चाल होती है। वो मानता है कि वो आश्वस्त नहीं है और घोषणा करता है कि अगर वो एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दे तो वो इस पर विचार करेगा। अनुमति मिलने पर वो उसे पूछता है कि क्या उसने ट्रांसेंडेंट के बारे में सुना है, लेकिन फिर बीच में ही रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि इस तरह पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं जान पाएगा कि वो ईमानदार है या नहीं। लेकिन उसे किसी तरह उसकी परीक्षा लेनी है, इसलिए वो अपना फोन निकालता है और उसके चेहरे के सामने कर देता है। हमारा दोस्त उससे पूछता है कि वो अभी फोन की स्क्रीन पर क्या देख रही है। ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर सिद्धार्थ है, लेकिन कालिया समझ नहीं पाती कि वो क्या पूछ रहा है। वो अपना सवाल दोहराता है, जबकि उसे ये अजीब लगता है। आखिरकार सियोजुन कह देता है कि अगर वो जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन कालिया बोल पड़ती है, दावा करती है कि स्क्रीन खाली है। वो घोषणा करती है कि स्क्रीन खाली है और पूछती है कि क्या इससे उसका सवाल हल हो गया। हमारा दोस्त सहमत होता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उनके प्रायोजन पर विचार करेगा या नहीं। किम मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि कालिया अकेली खड़ी है जब कैलकस अंदर आता है और रिपोर्ट करता है कि वे विसंगति नहीं ढूंढ पाए। वो उससे पूछती है कि क्या वो जो उसने देखा उसमें निश्चित है, जबकि वो सत्य की शपथ लेकर कहता है कि वो पूरी तरह से निश्चित है। महिला संयोजन के बारे में सोचने में व्यस्त है। उसे उसमें कुछ भी खास नहीं लगा। इसके अलावा वो शायद एक सामान्य छात्र से थोड़ा अधिक है। नो तब हैरान रह गई जब उसने अपनी स्क्रीन उसकी ओर धकेल दी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि इसमें उसे क्या परेशान कर रहा है। कालकस उससे पूछता है कि क्या उसे ये बात बाकी प्रेरितों को बतानी चाहिए, और वो मना कर देती है। सुझाव देती है कि वे इंतजार करें और देखें, क्योंकि उन्हें कालकोठरी में हुई विसंगति के बारे में देखना है। वो सोचती है कि बाकी नायकों के साथ क्या हुआ जब कैलकस बताता है कि उसने आत्मा तारा और अंधकार तारा को छोड़कर सभी से संपर्क कर लिया है, क्योंकि वे अभी भी लापता हैं। इसी बीच मिनचोल किम से पूछता है कि उसने काल्या का प्रस्ताव ठुकराने का कारण क्या था। हमारा बंदा बस इतना कहता है कि उसे ये बात खटक रही थी। उसे ट्रूथ ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके लिए ये साफ है कि उस महिला का ट्रांसेंडेंट अकादमी से कोई लेना देना नहीं है। उसे किसी का कोई एहसान लेना अच्छा नहीं लगता, खासकर जब ये साफ ना हो कि सामने वाले को इससे क्या फायदा होगा। स्वॉट स्टार हैरान है कि उसे सयून के साथ अपने डील से कोई परेशानी क्यों नहीं होती, और वो बता देता है कि सयून जितनी ईमानदार कोई नहीं है। हालांकि सेओजुन ये जानने के लिए उत्सुक है कि डंगोन अनोमली क्या होती है, इसलिए वो उससे पूछता है। पता चलता है कि इसका मतलब है कि जादुई क्षेत्र विकृत हो गया है। अगर किसी डंजॉन के जादुई क्षेत्र में लहरें मुड़ जाती हैं, तो वो डंजॉन अपनी मूल स्थिति से बदल जाता है। इन विकृतियों के कई तरह के प्रभाव होते हैं, और ये डंजॉन के खतरे के स्तर में अचानक वृद्धि कर सकती हैं या एक दरार पैदा कर सकती हैं जिससे सब कुछ बाहर निकल सकता है। किंग को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, और मिंचोल उसे बताता है कि आजकल ये दुर्लभ है, लेकिन ग्रेट कैटेक्लिज्म के दौरान ये आम बात थी। इससे हमारा साथी चिंतित हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि डेम कैलिया ने कब कहा था कि ये खत्म हो गया है। हालांकि स्वॉर्डस्टार उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पूरी तरह से मानता है कि वो डैम कैलिया गलत है और ग्रेट कैटेक्लिज्म अब खत्म हो चुका है। उसे दूसरी दिशा में जाते देख संयोजन उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वे लगभग अकादमी पहुंच चुके हैं। तब उसे जवाब मिलता है कि ये उसका मामला नहीं है। बूढ़ा आदमी जाने से पहले घोषणा करता है कि वो फिलहाल उसे सियून के साथ छोड़ रहा है, और चेतावनी देता है कि अगर उसने कोई शरारत करने की कोशिश की तो उसे पछताना पड़ेगा। यम सोचता है कि क्या वो उसे पसंद करने लगा है, और उसे बताया जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। हमारा बंदा हंसता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार ना होना ही वो वजह है जो उसे और सियोन को अलग रखता है। ये बात मिंचोल को गुस्सा दिला देती है, क्योंकि जबकि स्योजन तेजी से भंग जाता है। वो घोषणा करता है कि अगर वे फिर से आमने सामने हुए तो वो बेहतर बन जाएगा। जैसे ही वो अकादमी में प्रवेश करता है, सेओ यून उसे देखकर उससे अपने दादा के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे लगा था कि वे दोनों साथ थे। हमारा जागृत नायक उसे बताता है कि वो चले गए हैं, लेकिन वो चिंतित है कि क्या उन्होंने कुछ कहने के लिए छोड़ा था। वो उसे आश्वस्त करता है कि उन्होंने चिंता करने लायक कुछ नहीं कहा है। हालांकि वो संतुष्ट नहीं होती और माफी मांगती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके दादा कभी कभी वाकई परेशान कर सकते हैं, और उसे पहले ही चेतावनी दे देनी चाहिए थी। किम उसे ये एहसास दिलाता है कि उनके इरादे अच्छे हैं, बस वे उन्हें जाहिर करना नहीं जानते, और वो स्वीकार करता है कि उन्हें मिलकर उनकी मदद करनी होगी, जबकि सबसे खराब स्थिति में उसे उसके लिए कुछ और मारे खानी पड़ सकती हैं। ये सुनकर सेओ यून शर्मा जाती है और वो उसका धन्यवाद करती है, जबकि उनके लिए स्थिति थोड़ी अजीब हो जाती है। बी रैंक हंटर उससे पूछती है कि क्या उसे पैसे की जरूरत है, और हमारा हीरो सहमत हो जाता है। सोचता है कि उसे कैसे पता चला। अब जब वो इस बारे में सोचता है तो पैसे वाकई एक समस्या है। उसने कौलिया के पैसों से अपनी बाकी की देनदारियां चुका दी हैं, लेकिन उसकी फ्री पास की मियाद खत्म होने वाली है और उसे हथियारों और कोर्सेज की जरूरत है। सेओ यून बताती हैं कि जब वो बाहर था तब उसने थोड़ी रिसर्च की थी, और उसे एक डंगोन क्लियरिंग प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देती है। सोजन सोचता है कि डंगोन क्लियरिंग प्रतियोगिता क्या है, और पता चलता है कि यह उन डंगोन को साफ करने की प्रतियोगिता है जिन्हें अभी तक रेड नहीं किया गया है, और इसका मकसद लोगों को ऐसे डंगोन रेड करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनमें ज्यादा इनाम नहीं मिलता।
ये बात हमारे हीरो को समझ में आती है क्योंकि ग्रेट कैटेक्लिज्म के दौरान कई जागृत लोग कर्तव्य या विश्वास के कारण लड़े थे, लेकिन आप प्रो हंटर ज्यादातर मुनाफे के लिए प्रेरित होते हैं। सीओ यून उसे बताती हैं कि जिन डंगोन की अनदेखी की जाती है वे आमतौर पर निम्न स्तर के होते हैं और उन्हें रेड करना झंझट भरा होता है, और ये उपेक्षित डंगोन अंततः ऐसी दरारें पैदा कर देते हैं जिनसे राक्षस बाहर दुनिया में फैल जाते हैं। यहाँ तक कि निम्न स्तर के राक्षस भी आम जनता के लिए काफी खतरनाक होते हैं। पहले इन डंगॉन्स के लिए एक सिविल सर्विस कोर हुआ करता था, लेकिन इतनी उच्च स्तरीय प्रोफेशनल्स को इस समस्या से निपटने के लिए भेजना संसाधनों की बर्बादी थी। इसलिए सरकार ने डंगॉन क्लियरिंग प्रतियोगिता की योजना बनाई। सीओ यून सियोजन को बताती हैं कि कई अनक्लियर डंगोन को छात्र स्तर पर ही निपटाया जा सकता है और काम करने के लिए छात्रों की कोई कमी नहीं है। साथ ही अकादमियों के बीच प्रतिस्पर्धा का तत्व भी है, और बस हो गया। हमारा हीरो इस विचार को बहुत ही समझदारी भरा मानता है, जबकि वो उससे पूछते कि उसे इसके बारे में क्या लगता है। पहले इनाम की राशि 300 मिलियन वॉन याद करते हुए, और चूंकि इसमें डंगोन रेट शामिल है, किम को एहसास होता है कि वो अपने कोर्स में भी लेवल अप कर सकेगा। क्योंकि ये दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति है, वो इसके लिए तैयार हो जाता है, और सीओ यून खुश होती है ये जानते हुए कि उसे इसमें रुचि होगी, और वो उसे तुरंत साइन अप करने का फैसला करती है। हमारा लड़का इस बात को स्वीकार करता है कि उसने बिना पूछे ही उसकी जरूरत को समझ लिया, और ये साफ है कि उसने इसे ढूंढने में काफी सोच विचार किया है। उसे ये एहसास होता है कि चूंकि एक प्रतियोगिता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे ही वो अपने कोर्सेज के साथ तुरंत शुरू करता है, उसे देखकर सीओ यून को एहसास होता है कि वो पहले से ही कड़ी मेहनत में जुट गया है, पता नहीं क्या कर रहा है। इस बार सेयोजिन तय करता है कि वो जरूर जीतेगा, और सोचता है कि प्रतियोगिता के नियम क्या हैं। ये खुलासा होता है कि प्रतियोगिता 1 हफ्ते तक चलेगी। शुरुआत में सरकार नामे डंजनों का खुलासा करती है, फिर प्रतिभागी उस ऐप के जरिए वे डंजन आरक्षित करते हैं जिन्हें वे रेड करना चाहते हैं। आरक्षित डंजनों को 10 घंटे के भीतर क्लियर करना जरूरी है, और वे एक बार में केवल एक ही डंजन आरक्षित कर सकते हैं, वरना उनकी बुकिंग अपने आप रद्द हो जाएगी। सीओ यून कहता है कि ये सब जितनी जल्दी हो सके उतने डंजनों को क्लियर करने पर निर्भर है, और हमारा हीरो मानता है कि स्पीड ही सबसे अहम है। उसे ये एक दुविधा लगती है, जबकि बी रैंक हंटर ये जानने के लिए उत्सुक है कि ऐसा क्यों है। किम समझाता है कि वे डंजनों पर रेड करते हैं और लाशों को बाहर ले जाते हैं, लेकिन उनकी असली कुंजी गति है। तभी सीओ यून उसे बीच में ही रोक देता है, या बिला दिले उसे याद दिलाते हुए कि वे लाशों को नहीं उठाते, जैसा कि उसने उसे बताया था कि छापे फायदेमंद नहीं है। अचानक उसे एहसास होता है और वो सोचती है कि क्या वो फिर से लाशों पर पैसे कमाने की कोशिश करने वाला। सोजन उसे पूछता है कि क्या नियमों में इसकी मनाही है, जबकि उसे ये सब भी तुका लगता है क्योंकि वो जानती है कि इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारा जागृत पात्र मानता है कि सब कुछ जोड़कर देखा जाए तो यह सही है, क्योंकि वो पैसे को यूं ही छोड़ नहीं सकता। बी रायन शिकारी इशारा करता है कि वो इनाम की राशि पर ध्यान केंद्रित करता है, और उसके लिए इनाम की राशि वाकई मायने रखती है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों पर तब तक नहीं अटकेगा जब तक उसके पास कोई योजना ना हो। हमारा आदमी नियमों में ठीक ठीक क्या लिखा है ये देखता है। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, और किम की कड़ी मेहनत रंग ला रही है क्योंकि उसकी प्रगति काफी बढ़ गई है। हालांकि किरण और मॉडलिंग के पाठ्यक्रमों में ऐसा नहीं है। हर 10% या उसके आसपास बड़ी बड़ी बदलाव होते हैं, इसलिए वो सोचता है कि शायद उसे कोई अलग तरीका अपनाने की जरूरत है। सीओन उससे पूछती है कि क्या उसने ऐप इंस्टॉल कर लिया है, और वो उसे बताता है कि उसने कल ही सब कुछ दोबारा जांच लिया था। हालांकि वो चिंतित है कि कहीं उसने मदद के लिए किसी को फोन तो नहीं किया, और वो पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वे रास्ता नहीं भटके। संयोजन उसे आश्वस्त करता है कि जिस आदमी को उसने मदद के लिए बुलाया है उसकी दिशा पहचानने की क्षमता कमाल की है। वो दावा करता है कि वो रास्ता खोजने में तलवार सितारा है, और वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा प्यारा है। ठीक उसी समय मंचोल आ जाता है, जैसे ही हमारा बंदा उसका नाम जोर से पुकारता है। जब वो उसे कहता है कि धीरे बोलो वरना पूरा मोहल्ला सुन लेगा। किम को डर था कि वो देर से पहुंचेगा, लेकिन वो समय से पहले आ गया है, और भारी भरकम आदमी उससे पूछता है कि क्या उसे लगा था कि वो उसे देर से आने के लिए ताना मारने का मौका देगा, और अब जानना चाहता है कि वो उससे अब क्या चाहता है। कुछ दिन पहले हमारे बंदे ने मंचोल को फोन किया और साथ में काम करने का प्रस्ताव दिया। उसने उसे बताया कि वो चाहता है कि वो इस प्रतियोगिता के लिए राक्षसों को उठाकर ले जाए, साथ ही उसका ड्राइवर भी बने। सेओ जुन दावा करता है कि वो उसे भुगतान करेगा, और उसे ये भी बता देता है कि वो लाशों को उठाएगा, लेकिन उन्हें प्रोसेस वो खुद करेगा क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। मंचोल को ये विचार बुरा नहीं लगता, लेकिन उसे चिंता है कि कहीं वो हमारे बंदे के रास्ते में ही ना आ जाए। हिम इस विचार की सराहना करता है, लेकिन उसे आश्वस्त करता है कि वो बहुत मददगार साबित होगा। राक्षस की लाश को लाभदायक तरीके से प्रोसेस करना एक कौशल है। अगर वो शामिल नहीं होता तो सेओजुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी जैसे ही वे सियोन से अलग होते हैं, डंगोन क्लियरिंग प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। हमारा बंदा अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसने प्रतियोगिता के नियमों के बारे में सुना है, जबकि वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसे वो सब याद है जो उसने समझाया था। तान में सेओजुन खुलासा करता है कि जीप की कुंजी सबसे अधिक डंगोन पर छापा मारना है, और चूंकि सब कुछ गति पर निर्भर करता है, 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला यह है कि वो छापा कितनी जल्दी खत्म कर सकता है, और दूसरा ये कि वो डंगोन तक कितनी जल्दी पहुंच सकता है। और चूंकि ज्यादातर डंगोन केवल 1 स्टार या 2 स्टार खतरे वाले हैं, किम को चिंता नहीं है, भले ही उनका लेआउट बहुत अलग अलग हो सकता है। इसलिए अब केवल यही बचा है कि वे डंगोन तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं। हमारा आदमी मंचोल को अपना फोन देता है और बताता है कि इसमें प्रतियोगिता के हर डंगन और उनकी लोकेशन है, इसलिए वो चाहता है कि वो हर एक के बीच सबसे तेज रास्ता पता लगाए। मजबूत कदकाठी वाला आदमी हैरान रह जाता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वो किसी भी जीपीएस से तेज और सटीक है।
इसलिए वो उसे सीट बेल्ट बांधने और ट्रक की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश देता है। इसी बीच सुजिन गो, जो एक डंगोन की पर्यवेक्षक हैं, ड्रीम एकेडमी के प्रतियोगी किम सियोजुन के डंगोन क्लियर करने का इंतजार कर रही हैं। मानते हुए कि वो किसी कम प्रसिद्ध एकेडमी का एक सामान्य छात्र है, वो सोचती हैं कि शायद उसे इसमें 1 घंटा लगेगा। सुजन उस आदमी को देखती हैं जो प्रतियोगी के साथ आया था, क्योंकि उन्हें डर था कि वे नियम तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सोचती हैं कि बाहर कोई इंतजार कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। गेट खुलता है और जैसे ही गो ये देखने के लिए खड़ी होती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, सियोजन गेट से अपना सिर बाहर निकालता है और मंचोल को बताता है कि वो तैयार है। सुजन बीच में टोकती हैं, उसे याद दिलाते हुए कि ये सख्त मना है कि कोई छापेमारी के दौरान मदद करने के लिए किसी की जरूरत रखे। हमारा आदमी उसे बताता है कि वो छापेमारी पूरी कर चुका है, और जब पर्यवेक्षक को इस पर विश्वास नहीं होता तो वो अंदर जाती है, लेकिन पाती है कि वो सच बोल रहा था। सुजिन पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे डंगोन में गए सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं, और जब वो उसे एक राक्षस की लाश उठाए हुए देखती है तो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। किम उसे आश्वस्त करता है कि इस बारे में चिंता ना करे और अपने रोजाना के काम में लग जाता है। जब वो काम पूरा कर लेता है तो वो मानेशोल से पूछता है कि उसे कितना समय लगेगा, और ये देखते हुए कि बचाने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, वो अनुमान लगाता है कि शायद 15 सेकंड लगेंगे। हमारा बंदा उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो लाशों को उठाना जारी रखने का फैसला करता है। सुजिन उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वो किसी राक्षस की लाश काट रहा है, और सियोजिन सोचता है कि क्या इसमें कोई समस्या है। उसे ये बिल्कुल समस्या लगती है। वो मानती है कि ये अजीब है, ये जानते हुए कि ये असली समस्या नहीं है। हमारा बंदा लाशों को उठाना जारी रखता है, जबकि मानशोल उन्हें प्रोसेस करता है। जैसे ही वे दोनों काम पूरा कर लेते हैं, वे जल्दी से वहां से निकल जाते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, जो थोड़ी दूर है लेकिन उन्हें अगली बार के लिए बेहतर स्थिति में ले जाती है। सुजिन को वहीं खड़ी रहती है, ये समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, जबकि वे दोनों गाड़ी में चले जाते हैं, इस बात से खुश कि उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साध लिए। हम एक और पर्यवेक्षक को देखते हैं जो पूरे दिन कंप्यूटर के सामने फंसे रहने के बजाय धूप में बैठने का आनंद ले रहा है। वो चाहता है कि वो बस ऐसे ही रह सके, सोचता है कि अगला प्रतियोगी कब आएगा। उसी समय सेयोजन और मानशोल की ट्रक वहां तेजी से आती है और अचानक रुक जाती है। वे दोनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा साथी एक ही बार में राक्षसों का काम तमाम कर देता है। पर्यवेक्षक देखता है कि मानसियोल राक्षसों की लाशों को काट रहा है और किम उन लाशों के साथ कसरत कर रहा है, और जैसे ही वे दोनों काम खत्म करते हैं, वे अगले डंजन के लिए निकल जाते हैं और अपनी ट्रक में तेजी से चले जाते हैं। इस बीच पर्यवेक्षक वहीं बैठा रहता है, ये जाने बिना कि क्या हो रहा है। डंगोन प्रबंधन टीम में सार्वजनिक प्रशासन और सुरक्षा विभाग में आज की डंगोन क्लियरिंग प्रतियोगिता की रिपोर्ट पूरी हो गई है। सदस्यों में से एक रिपोर्ट देखने का फैसला करता है और देखता है कि सोयोन ली, जो ईस्ट एकेडमी की सदस्य है, उसने 16 डंगोन क्लियर किए हैं, और वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगता है कि 16 डंगोन उसे शीर्ष स्थान पर पहुंचा देंगे। हालांकि जब वो देखता है कि वो 16 डंगोन के साथ दूसरे स्थान पर है तो वो उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि क्या किसी ने 17 डंगोन क्लियर कर लिए हैं। जब वो देखता है कि खिलाड़ी किम सियोजिन पहले स्थान पर हैं और उन्होंने 32 डंगोन क्लियर किए हैं, तो वो स्तब्ध रह जाता है। वो रिपोर्ट लिखने वाले मिस्टर किम को बुलाता है और मानता है कि इसमें कोई गलती है। उन्हें पहले स्थान पर 32 रेड दिखाते हुए दिखाता है। उसे पूरा यकीन है कि ये एक दिन में असंभव है। किम बताते हैं कि उन्हें भी ये संदिग्ध लगा था, लेकिन उन्होंने सभी से जांच की है और सब कुछ सही है। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी ये खुलासा होता है कि वे डंगोन के बीच अद्भुत सटीकता के साथ चले, और सबसे बड़ी बात यह है कि डंगोन पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट किया कि हर रेड में केवल 10 मिनट लगे। ये सुनकर वो पूरी तरह से हिल जाता है और सोचता है कि क्या वो खुद अपनी बातों पर यकीन कर रहा है। वो मानता है कि ये शायद निम्न स्तरीय डंगन थे, लेकिन फिर भी किसी भी छात्र को इसमें कम से कम 30 मिनट तो लगते हैं। इसलिए वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है और अपने अधीनस्थों से पूछता है कि क्या वे पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये वाकई कोई छात्र है या फिर उसे कहीं से मदद नहीं मिली। लेकिन उनमें से एक पहले इसकी जांच कर चुका है और इसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी नजर नहीं आती। वो आदमी पूछता है कि छात्र किस अकादमी से है, और किम उसे बताता है कि वो ड्रीम अकादमी से है, जो सियोल के युनप्योंग जिले में स्थित एक छोटी हंटर अकादमी। तभी उसे एहसास होता है कि ये वही अकादमी है जिसे स्वॉर्ड स्टार की पोती चलाती है, और इसी तरह वे सब कुछ जोड़कर सोचने लगते हैं कि कहीं स्वॉर्ड स्टार इसमें शामिल तो नहीं है, क्योंकि किम ने इसकी जांच करने का फैसला किया है। इसी बीच ईस्ट एकेडमी की सोयोन को बताया जाता है कि वो पहले स्थान पर नहीं है। वो माफी मांगती है, लेकिन सियो कमिन ली, पूर्व ए क्लास हंटर पिता सोयोन के पिता और ईस्ट एकेडमी के प्रमुख को उसकी माफी पर्याप्त नहीं लगती, क्योंकि अगर वो पहला स्थान नहीं जीतती है तो ये अकेडमी के लिए बहुत बुरा लगेगा। ली दावा करती है कि वो और मेहनत करेगी, लेकिन उससे पूछा जाता है कि क्या वो 32 डंजन कर सकती है। सोकमन गणना करता है कि अगर वो हर डंजन को 10 मिनट से कम समय में साफ कर ले तो शायद वो कर सकती है, लेकिन फिर भी यात्रा के समय के साथ ये असंभव ही रहेगा। उसे लगता है कि अगर कोई उसकी मदद कर दे तो ये संभव है, और जब वो कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो उसे कहता है कि वो अपना काम करती रहे, बाकी सब वो संभाल लेगा। सोयोन उसे संतुष्ट दिखते हुए देखती है और सोचती है कि क्या वो बस धोखा देने का बहाना ढूंढ रहा था, जबकि वो उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ परेशान कर रहा है, और सुझाव देता है कि वो ज्यादा ना सोचे, क्योंकि उसके लिए इस दुनिया में आगे बढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका एकमात्र लक्ष्य जीतना और आगे बढ़ना है, जबकि ये कैसे होगा ये उसके लिए मायने नहीं रखता। सोकेमन अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो जिंसू के बारे में सोच रही है, और भले ही वो इनकार कर देती है, वो उसे याद दिलाता है कि वो जिंसू मूर्ख था, लेकिन वो नहीं है। सुयोन अपने पिता को आश्वस्त करने के बाद वहां से चली जाती है, जबकि उसके दिमाग में अपने भाई के साथ हुई बातचीत की यादें ताजा हो जाती है।
वो उसे बताया करता था कि प्रो हंटर बनने के लिए उसका दिल शुद्ध और बिना समझौते के होना चाहिए, जबकि वो उसे कहती थी कि अब कोई ऐसा नहीं सोचता, लोग प्रो हंटर पैसे कमाने के लिए बनते हैं। वो दावा करता था कि वो एक ऐसा प्रो हंटर बनेगा जो लोगों को सच में प्रेरित करे, और वो उसे चेतावनी देती थी कि ऐसी बातें जोर से मत कहा करो, नहीं तो वो शर्म के मारे मर जाएगी। उन यादों को झटकते हुए सोयोन खुद को याद दिलाती है कि वो मर चुका है, और कड़वाहट से उसे कहती है कि उसकी नजरों के सामने से हट जाए। बाद में हम देखते हैं कि सेओ, जोन और मंचोल आखिरकार अपना काम पूरा कर चुके हैं। जैसे हमारा लड़का अपने दोस्त की तारीफ करता है कि उसने आज बहुत अच्छा किया, जबकि भारी भरकम लड़का उससे पूछता है कि क्या उन्हें ये एक और हफ्ते तक करना पड़ेगा। किम को नहीं पता था कि वो इतना रोने धोने वाला है, और वो खुद को ये कहकर सही ठहराता है कि क्या उसे पता है कि एक साथ गाड़ी चलाना और रास्ता तय करना कितना मुश्किल है। सेओजुन मानता है कि ये सच है, लेकिन उसे बताता है कि जब वो सुनेगा कि उन्होंने कितना कमाया है तो शायद उसे बुरा नहीं लगेगा। पता चलता है कि फीस और टैक्स घटाने के बाद उन्होंने लगभग 7.8 मिलियन वॉन कमाए हैं। इसलिए इसे 50/50 बांटने पर दोनों को 3.9 मिलियन वॉन मिलते हैं। मंचोल तर्क करता है कि हमारे दोस्त को 50/50 की बजाय 70/30 करना चाहिए, जिसमें 70% उसका हो, क्योंकि वही रेटिंग और सम्मान हो रहा है। किम उसे याद दिलाता है कि वो सारा प्रोसेसिंग कर रहा है, साथ ही सबसे तेज रास्ते भी ढूंढ रहा है, और पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मोटा आदमी सुझाव देता है कि 80/20 भी ठीक रहेगा, लेकिन फिर तय करता है कि वो 30% ले लेगा, और साफ करता है कि अगर यही सौदा नहीं हुआ तो वो कल नहीं आएगा। सोजून सौदा स्वीकार कर लेता है और उसे बताता है कि 78 लाख वॉन का 30% होगा 23,40,000 वॉन, और गोल करते हुए वो सुझाव देता है कि इसे आसान 25 लाख वॉन कर लेते हैं। मंचोल बीच में टोकता है कि वो इस तरह सौदे के साथ हिलवाड़ नहीं कर सकता, जबकि हमारा आदमी उसे जबरदस्ती लेने के लिए कहता है क्योंकि उसके बिना वो कुछ भी नहीं कमा पाता, और इशारा करता है कि वो इसे पेट्रोल के पैसे समझे। हमारा जागृत व्यक्ति हैरान होता है कि वो डंगोन रेट्स के बारे में बिल्कुल भी चौंका क्यों नहीं, और साथ ही वो इस बात से भी अचंभित नहीं दिखता कि रेट्स कैसे चल रहे हैं। तभी वो भारी भरकम आदमी कबूल करता है कि उसने उसे टूर्नामेंट में लड़ते हुए देखा था। इस कबूलनामे से सोजुन पूरी तरह से हैरान और अविश्वास में पड़ जाता है, और वो उसे पूछता है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं कि वो आया था। हालांकि मंजूल को बस लगता है कि इससे उसका ध्यान भटक जाता। किम उसकी सराहना करता है, ये जानते हुए कि वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। वो बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन असल में वो सबसे बड़ा नरम दिल है। अंत में हमारा लड़का बिल्कुल अकेला था, माता पिता नहीं रहे, कर्ज चुकाने के लिए जूझ रहा था, और मंचोल ने उसकी देखभाल की, उसका सबसे बड़ा समर्थक बन गया। सोजन सुझाव देता है कि उसे अपनी खुद की हॉलिंग कंपनी शुरू करनी चाहिए, और घोषणा करता है कि वो उसे दिलाएगा। उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो पक्के मिल जाएंगे। मोटा आदमी उससे पूछता है कि किस पैसे से लेगा, और सोचता है क्या उसके पास पहले से ही इतना काम है। हमारा लड़का उसे बताता है कि उसका मतलब बाद में था, अभी नहीं, जबकि वो शिकायत करता है कि उसने उसे बेवजह उत्साहित कर दिया, और तय करता है कि जब वो कामयाब हो जाएगा तब इस बारे में बात करेगा। डंगोन क्लियरिंग प्रतियोगिता शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं, और सेयोजन डंगोन पर छापा मार रहा है और लाशों को ऐसे उठा रहा है जैसे ही उसकी दिनचर्या हो। तभी एक सुपरवाइजर उन्हें डंगोन परजर्स कहता है। मंजोल सोचता है कि क्या ये कोई बुरी बात है, और सुपरवाइजर स्पष्ट करता है कि लोग उन्हें इसी नाम से बुला रहे हैं। लोग कहते हैं कि वे सिर्फ डंगोन पर छापा नहीं मारते, वे उन्हें पूरी तरह साफ कर देते हैं। सुपरवाइजर मानता है कि उसने पहले तो यकीन नहीं किया था, लेकिन असल में देखकर उसे विश्वास हुआ। वो हैरान रह गए। फिर भी वो उन्हें बताता है कि उसका कोई बुरा मतलब नहीं था, और वे बस अपना काम वैसे ही करते रहे। नतीजों में सियोजन 73 डंगोन के साथ पहले स्थान पर है, और उसे लगता है कि इस रफ्तार से जीतना आसान होना चाहिए। इसी बीच मंचोल को काफी मुश्किल हो रही है, और वो सोचता है कि अगर इतनी मेहनत के बाद भी जीतना मुमकिन नहीं है तो प्रतियोगिता में जरूर कोई गड़बड़ है। किम जानता था कि उसे कॉल करना एक अच्छा विचार था, और वो उसे प्रेरित करने की कोशिश करता है कि सिर्फ 5 दिन बचे हैं और वे ये कर सकते हैं। मजबूत कदकाठी वाला लड़का सोचता है कि क्या वो कभी कोई ब्रेक लेता भी है, और कसम खाता है कि अगर वे जीत गए तो वे एक बड़ी पार्टी करेंगे और उसका खर्चा वही उठाएगा। मंचोल सहमत होता है और ऐलान करता है कि वो जगह बहुत महंगी होनी चाहिए। सोजन उसे निर्देश देता है कि वो अपनी बेटी सुयोन को भी साथ लाए, क्योंकि उसने उसे बहुत समय से नहीं देखा है। दोनों अपनी जीत का आनंद लेते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त को इस बारे में अच्छा एहसास है, और वो मानता है कि इस रफ्तार से वे हार नहीं सकते। डंगोन क्लियरिंग प्रतियोगिता का तीसरा दिन है, जब मंचोल किम को फोन देता है ताकि वो दिखा सके कि उनके आसपास के सभी डंगोन पहले से ही बुक है। आसपास एक भी डंगोन उपलब्ध नहीं है, और सबसे नजदीकी डंगोन 1 घंटे दूर। सोजिन को ये काफी अजीब संयोग लगता है कि सिर्फ उसके आसपास के डंगोन ही अचानक से बुक हो गए। मंचोल को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, और उसे लगता है कि कोई खेल में हेरफेर कर रहा है। हमारा आदमी पूरी तरह से निश्चित नहीं है, इसलिए वो तय करता है कि जो डंगोन वे कर सकते हैं बस उन्हें ही क्लियर करें। लेकिन अगली बार भी वही हुआ, और फिर उसके बाद भी, और आखिरकार वे दूसरे स्थान वाले प्रतियोगी से केवल 10 डंगोन ज्यादा ही रेट कर पाए। किम को यह स्थिति अजीब लगती है, और मंचोल को लगता है कि यह साफ तौर पर सियोयन ली का काम है, जो दूसरे नंबर की प्रतियोगी है। सियोयन सुझाव देती हैं कि वे ऐप के जरिए देखें कि किसने कौन सा डंगोन बुक किया है, लेकिन ये गलत काम साबित करने के लिए काफी नहीं है। फिर भी वो फिलहाल आयोजकों से शिकायत करने का फैसला करती है। हमारा बंदा अभी भी आगे है, लेकिन अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे लगता है कि वो आखिरकार हार जाएगा। इसलिए वो मंचोल से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक वे बढ़त नहीं बना लेते उन्हें अपनी साइड हसल रोकनी पड़ेगी, जबकि भारी भरकम साथी उसे आश्वस्त करता है कि जीतना ज्यादा जरूरी है। हालांकि वो किम को बता देता है कि चाहे वो कितनी भी तेजी से रैक करे, दूरियां हमेशा समस्या बनेंगी।
भले ही वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दखल के साथ ये एक समस्या बन जाएगी। तभी सियोजन के दिमाग में एक आइडिया आता है। जब वो सोचता है कि अगर वे इसे आजमाए तो क्या होगा। बाद में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक डंगोन के पास इकट्ठा हैं और एक आदमी उन्हें निर्देश देता है कि अगर किन सियोजन कोई डंगोन रिजर्व करता है तो वे उसके आसपास की हर डंगोन को रिजर्व कर लें। लोग उसे थका हुआ अंदाज में बताते हैं कि वे इस पर नजर रखे हुए, ये जानते हुए कि उन्हें बस वही करना है जो उन्होंने कल किया था। बाकी लोग हमारे बंदे के बारे में गपशप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो ऐसे डंगोन कैसे रेड कर लेता है, जबकि कुछ लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक उन्हें पैसे मिल रहे हैं। ठीक उसी पल वो आदमी सबको बुलाता है और घोषणा करता है कि किम ने अभी अभी एक डंजन रिजर्व किया है। वो सबको याद दिलाता है कि कल की तरह 1 घंटे की ड्राइव के भीतर के सभी डंगन रिजर्व कर लें और उन्हें बांट लेने के लिए निर्देश देता है। 10 मिनट से अधिक समय तक, क्योंकि अगर वे सभी एक साथ जाते हैं तो ये संदिग्ध लगेगा। सभी लोग काम में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे सभी बड़बड़ाने लगते हैं। ये तय नहीं कर पा रहे कि ये अच्छा विचार है या नहीं। पता चलता है कि सेयोजुन ने सोयोन के ठीक बगल में एक डंगोन बुक कर लिया। वे समझ जाते हैं कि अगर वे इलाके के सभी डंगोन बुक कर लेंगे तो सोयोन भी रेड नहीं कर पाएगी। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि वे ली के रेट खत्म करने के बाद अपनी बुकिंग रद्द कर दें, लेकिन नियमों के अनुसार डंगोन बुक करने के 10 घंटे बाद तक वे रद्द नहीं कर सकते। उन्हें रेड पूरी करनी होगी, जबकि उन्होंने कभी उन डंगन्स में रेड करने का इरादा ही नहीं किया था। इसी दौरान सोयोन एक डंगोन की रेट खत्म कर बाहर निकलती है और अपने ड्राइवर को अगले डंगोन की ओर बढ़ने का निर्देश देती है। ड्राइवर यह देखकर हैरान रह जाता है कि वो इतनी जल्दी तैयार हो गई है, क्योंकि केवल 15 मिनट ही हुए हैं। ली सोचती है कि ड्राइवर गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है और उसे पता चलता है कि आसपास के सभी डंगोन बुक हो चुके हैं, इसलिए ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा कि अब कहाँ जाए। चौथे दिन की रैंकिंग से पता चलता है कि किम सेयोजुन पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने 98 डंगोन पूरे किए हैं, जबकि सोयोन दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 73 डंगोन पूरे किए हैं। स्योमिन को एहसास होता है कि हमारे बंदे ने सबको मात दे दिया। शुरुआत में उसे यकीन नहीं था कि ये सिर्फ एक संयोग है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि सेयोजुन उनके पास के डंजन खुद ही रिजर्व कर रहा है। अपने आसपास के डंगोन को ब्लॉक करना अब उनके लिए भी नुकसानदायक साबित होगा है। उसे समझ आ गया है कि इस रफ्तार से सोयोन कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाएगी। ली को लगा था कि सियोजन को यह बात पता चल जाएगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से प्रतिक्रिया देगा। फिर भी वो अपनी बेटी को आश्वस्त करता है कि चिंता न करे, क्योंकि उसके पास और भी योजनाएं हैं, और उसे बस वही करने के लिए कहता है जो वो कर रही है। डंगोन क्लियरिंग प्रतियोगिता का 5वां दिन है और ऐसा लगता है कि आखिरकार सियोजन की मुलाकात सोयोन से हो जाती है। पर्यवेक्षक प्रतियोगियों को चेतावनी देता है कि वे आपस में लड़ नहीं सकते, क्योंकि किसी भी उल्लंघन पर तुरंत अयोग्यता हो जाएगी। इम उसे आश्वस्त करता है कि वो यहाँ लड़ने नहीं आया है, बल्कि उस डंगोन को क्लियर करने आया है जिसे उसने वहाँ आरक्षित किया है। ली समझ जाती है कि वो आदमी कौन है और वो उससे पूछती है कि क्या एक ईमानदार प्रतियोगिता बेहतर नहीं होगी। सेयोजुन इस बात को स्वीकार करता है कि वे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन उसका मानना है कि ये सद्भावना की भावना के साथ होनी चाहिए। सोयान उससे पूछती है कि क्या वो ये कह रहा है कि वो ईमानदार नहीं है, और वो हंसते हुए कहता है कि उसे इसे इस तरह से लेने की जरूरत नहीं है। हमारा आदमी वहां से चला जाता है, जबकि ली कड़वी हो जाती है क्योंकि उसके भाई की यादें फिर से उभर आती हैं। वो दृढ़ता से मानती है कि इस दुनिया में कोई सद्भावना नहीं है। उसके नजरिए में मानव जाति स्वभाव से ही स्वार्थी प्राणी है, जो हमेशा अपना फायदा देखने की कोशिश करता है। वे अपने ही लाभ और अपने ही हितों में काम करते हैं। इस प्रक्रिया में सद्भावना के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसी सोच के साथ वो तय करती है कि अब डंगोन को खत्म कर देना चाहिए, और जैसे ही वो उसे साफ करने के बाद बाहर निकलती है, वो देखती है कि सियोजुन कसरत कर रहा है और मैंशल राक्षसों की लाशें काट रहा है। सुपरवाइजर उन्हें हैरानी से देखता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अफवाहें सच थीं। किम सोयोन को देखकर ये नोटिस किए बिना नहीं रह पाता कि उसने उम्मीद से कहीं जल्दी डंगोन साफ कर लिया। वो पूछता है कि क्या वो लाशों को ले जाने का इरादा रखती है, और अगर नहीं तो क्या उसे कोई आपत्ति है अगर वे ऐसा करें। ली हमारे आदमी से कहती है कि वो जो चाहे कर ले, और वो उसे धन्यवाद कहता है। उसे राक्षसों की लाशों के साथ कसरत करते देख वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और वो सोचता है कि क्या वो व्यायाम के बारे में पूछ रही है या प्रोसेसिंग के बारे में। फिर भी वो बताता है कि ये जाहिर है कि वो पैसे के लिए कर रहा है। सोयोन मुड़कर जाने लगती है। उसे लगता है कि वो अपना समय बर्बाद कर रही है। वो खुद को याद दिलाती है कि इस दुनिया में सद्भावना के लिए कोई जगह नहीं है, और ना ही कोई शिकारी है जो दिल से भलाई के लिए काम करता हो। इस युग में वो मानती है कि कोई भी, और उसकी माँ भी, शिकारी बन सकती है। ये तो बस एक नौकरी है। इसी बीच स्वॉर्ड स्टार जब वो राक्षस से लड़ रहा होता है, कौलिया से सवाल करता है, जिसने उसे बताया था कि ये एक 6 स्टार डंगोन है। वो उससे पूछता है कि यहाँ क्यों है। यहाँ एक 10 स्टार मॉन्स्टर है, और वो उसे बताती है कि इसे एक 6 स्टार डंगोन के रूप में मापा गया था, और मानती है कि ये ड्रेक यहाँ शायद इसी विसंगति के कारण है। मिंचॉल हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसी विसंगतियां इस तरह नहीं होती, और उसे लगता है कि ऑर्डर ऑफ ट्रूथ कुछ कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 30 साल पहले हुआ था। कालिया मानती है कि वो उसकी भावना समझती है, और कसम खाती है कि ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का उससे कोई लेना देना नहीं था। बूढ़ा आदमी तब भी आश्वस्त नहीं होता जब जिमिन जियोंग, डेमन स्टार की शिष्या, उन्हें लड़ाई बंद करने की सलाह देती है, क्योंकि वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या है। स्वॉर्ड स्टार उसे चुप करा देता है और सोचता है कि वो यहाँ आई ही क्यों है, और डेमन स्टार कहाँ है।
जिमिन उन्हें दादाजी कहकर संबोधित करते हुए बताती है कि उसकी गुरु की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर स्वॉर्ड स्टार आहत हो जाता है और उससे पूछता है कि वो किसे दादाजी कह रही है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वे दोनों एक ही उम्र के हैं। डेमन स्टार की शिष्या हैरान होकर सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई, और अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करती है। फिर भी वो बताती है कि ड्रेक की जादुई तरंगे निश्चित रूप से असामान्य है, लेकिन जैसा कि स्वॉर्ड स्टार ने कहा, ये सिर्फ कोई साधारण गड़बड़ी नहीं है। जियोंग मिनचॉल से पूछती है कि क्या उसे उस राक्षस से लड़ते समय कुछ अजीब लगा, लेकिन वो मना कर देता है। उसे उसमें कुछ भी खास नहीं लगा, बस एक सामान्य 10 स्टार राक्षस जैसा ही था। वो उससे पूछती है कि क्या वो अभी अपनी शेखी बघार रहा है, जबकि वो जोर देता है कि ये कोई साधारण गड़बड़ी नहीं है। जिमिन सहमत होती है कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, क्योंकि बरसर्फ द टेरिबल के पतन के बाद से ऐसे राक्षस नहीं देखे गए हैं। कैलिया उससे पूछती है कि क्या ऐसा अन्य कालकोठरी में भी हो सकता है, और जिमिन को लगता है कि इसकी संभावना कम है, लेकिन वो पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकती। वो मानती है कि इस मामले की निश्चित रूप से और जांच होनी चाहिए, और वो एसोसिएशन के प्रमुख को सूचित करने का निर्णय लेती है ताकि वे प्रमाणित कालकोठरियों की जांच करें और निचले स्तरों को फिर से समायोजित करें। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कालकोठरी पर्यवेक्षक उन सभी कालकोठरी द्वारों को देखकर हैरान है। एक व्यक्ति कहता है कि ये दुर्लभ है, लेकिन कभी कभी वे दो कालकोठरियों को एक दूसरे के बिल्कुल पास पा लेते हैं। हालांकि उसने अब तक कभी 3 कालकोठरियों को एक साथ नहीं देखा था। पता चलता है कि इजी अकादमी प्रतियोगिता जीतने के लिए गंदी चैलेंज चल रही है। वे लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्होंने उस काल कोठरी को आरक्षित किया हो, जबकि असल में वो काल कोठरी तो सेयोजन के छापे के लिए थी। ऐसा ही 3 बार हुआ, और इससे हमारे दोनों साथी बहुत नाराज हो गए। वे अकादमी में हंगामा मचा देते हैं, जबकि मिनचोल ये सोचता है कि हर बार एक ही कहानी कैसे हो सकती है। वो जोर से कहता है कि इस समय आयोजक भी मिलीभगत में शामिल हैं, जबकि सेयोजन समझ जाता है कि उनके विरोधियों ने कोई नई चाल ढूंढ ली है, क्योंकि वे उनकी पहली योजना को पार कर चुके हैं। हमारा लड़का अभी भी 89 कालकोठरियों के साथ पहले स्थान पर है, और ऐसा लगता है कि सोयोन 87 कालकोठरियों के साथ उसे पकड़ रही है। संयोजन ये सुनकर पूरी तरह जोश में आ जाती है और कहती है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, और जरूरत पड़ी तो अपने दादा का नाम भी ले लेगी। इसके बाद एक घोषणा की जाती है कि यदि कोई आरक्षित कालकोठरी किसी अन्य प्रतियोगी द्वारा उठाई जाती है, तो छापेमारी की गिनती कालकोठरी पर्यवेक्षक के विवेक पर स्थानांतरित की जा सकती है। ये देखकर कि ये काम कर रहे हैं, हमारी टीम उत्साहित महसूस करती है, और किम को विश्वास है कि वे कल की असफलता के बाद फिर से उभर सकते हैं। उसे पूरा यकीन है कि अब कोई भी उनके रास्ते में नहीं आ सकता, लेकिन तभी एक खराब कार उनका रास्ता रोक देती है। मालिक जोर देता है कि कार खराब हो गई है, लेकिन जब उसे हटाने के लिए कहा जाता है तो वो स्वीकार करता है कि उसकी चाबियां गायब हैं। चौथे दिन की रैंकिंग से पता चलता है कि सियोजन पीछे रह गया है, जबकि सोयोन ने 111 कालकोठरियों पर छापा मारकर उसे पकड़ लिया है। सियोजन किम और मिंचोल को बताता है कि सभी ने सोयन ली को जानने से इनकार कर दिया है। हालांकि कालकोठरी प्रबंधन टीम के प्रमुख ने जांच का वादा किया था, लेकिन हमारे दोनों साथियों के पास स्पष्ट रूप से समय की कोई सुविधा नहीं है। समय की कमी को स्वीकार करते हुए बी रैंक शिकारी खुलासा करता है कि सियोकमेन ली सोयोन ली की अकेडमी के प्रमुख हैं, जो एक सेवानिवृत्त एक क्लास शिकारी हैं, और उन कुछ लोगों में से एक हैं जिन्हें उसके दादा, असल में किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मंचोल मानता है कि वो जरूर कोई खास होगा अगर स्वॉर्ड स्टार उसकी इज्जत करता है, जबकि सियोयोन स्पष्ट करती है कि उसने उसकी इज्जत नहीं की, बल्कि उसे बस उस पर नजर रखनी पड़ी क्योंकि वो बहुत चालाक बोलने वाला और अच्छे संबंधों वाला था। मोटा आदमी अंदाजा लगाता है कि वो जरूर इन चालों को अंजाम दे सकता है, और सियून को शक है कि भले ही इसकी जांच हो, तब भी कुछ सामने नहीं आएगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो सुझाव देती है कि वे उसके दादा को भी शामिल करें, लेकिन सियोजन को नहीं लगता कि उन्हें इसमें शामिल करना अच्छा विचार है, और वो भी सहमत हो जाती है। हालांकि वो अभी उनसे संपर्क भी नहीं कर सकती। मंचौल जोर देता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए क्योंकि वे हमारे आदमी को हारने नहीं दे सकते। सियोन सियोजुन से माफी मांगती है, ये स्वीकार करते हुए कि उसे बस समझ नहीं आ रहा कि उसकी मदद कैसे करे। हालांकि किम ये इंगित करता है कि वो उसके लिए हमेशा मददगार रही है, और हैरान होता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि वे अब तक सिर्फ उसी की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। वो इस बात को स्वीकार करता है कि अगर उसने ये सब कुछ ना किया होता तो ये सब पहले ही खत्म हो गया होता। मंचोल उससे पूरी तरह सहमत है और उसे बताता है कि उसने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, अब आगे की जिम्मेदारी उनकी है। सटीक कहे तो उसका मतलब सेयोजुन से था। ये जानते हुए कि उसके पास उनके लिए कुछ है, वो किम से कहता है कि वो बस यूं ही ना बैठे रहें, जबकि सीयूएन परेशान है और हमारा आदमी बस मुस्कुरा देता है। बाद में हम देखते हैं कि सुखमन ली अपने मैनेजर पर भड़क रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वे फिर से क्यों हार रहे हैं। मैनेजर डरते हुए बताता है कि अब से ओजुन तब तक इंतजार करता है जब तक वो किसी डंगन के बिल्कुल पास नहीं पहुंच जाता, तभी आरक्षण करता है। इसलिए उनके लिए जानना नामुमकिन है कि वो असल में कहाँ जा रहा है। ये बेताबी से उसे रोकने, उससे आगे निकलने या कुछ भी करने का आदेश देता है, लेकिन उसे ये सूचित किया जाता है कि हमारा बंदा आरक्षण करने और रेड खत्म करने में केवल 5 मिनट ही ले रहा है। सॉकमैन उसे पर्यवेक्षकों को रिश्वत देने के लिए उकसाता है, और मैनेजर स्वीकार करता है कि भले ही वो नहीं जानता कि ये अकेडमी का प्रभाव था या नहीं, लेकिन फिलहाल डंगन प्रबंधन टीम पर्यवेक्षकों पर नजर रख रही है। ये सुनकर ईस्ट अकादमी के प्रमुख पूरी तरह से अविश्वास में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कोई साधारण सी अकादमी कैसे डंगन प्रबंधन टीम को निरीक्षण के लिए बाहर ले आई।
टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए वो अकेडमी का नाम मांगता है और मैनेजर खुलासा करता है कि एक अफवाह है कि वो अकेडमी स्वॉर्ड स्टार की पोती की है। ये सुनकर सोकोमिन हैरान रह जाता है, जबकि मैनेजर स्पष्ट करता है कि इस स्थिति में वे कुछ भी नहीं कर सकते। जिद्दी ए रैंक हंटर ताना मारते हुए कहता है कि उन्हें भूल जाओ या कुछ भी कर लो। उसके लिए ईस्ट अकेडमी की जीत ही मायने रखती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर वे हार गए तो इसकी जिम्मेदारी उन सब पर होगी। उसके बाद प्रतियोगिता की रैंकिंग में बदलाव आता रहा। कभी किम और सोयोन दूसरे या पहले स्थान पर रहे और प्रतियोगिता के अंतिम दिन दोनों प्रतियोगियों के पास बराबर संख्या में डंगन रेड्स होती हैं। प्रतियोगिता आयोजकों के कॉन्फ्रेंस रूम में हम देखते हैं कि प्रशासक हैरान है, जबकि सोयून और ईस्ट अकेडमी के मैनेजर आपस में बहस कर रहे हैं। वो पूछती है कि एक धोखेबाज को विजेता कैसे घोषित किया जा सकता है, जबकि विपक्षी पलटकर पूछता है कि वो उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने की हिम्मत कैसे कर सकती है। वे दावा करते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि उनके प्रतियोगी को अनपेक्षित समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रशासक उनकी बहस को बीच में रोकता है और घोषणा करता है कि उन्होंने तय किया है कि कोई टाई नहीं होगी और चूंकि धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं है, सोयोन को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसके साथ ही वो घोषणा करता है कि उनके पास एक सुझाव है। इसके बाद डंगन प्रबंधन टीम के नेता योंगसोक शिन प्रतियोगियों सियोजुन और सोयन को स्थान पर आते हुए देखते हैं। योंगसोक तय करते हैं कि वे अंतिम विजेता का निर्धारण करने के लिए टाई ब्रेकर के नियमों को समझाएंगे। 3 डंगन हैं और नियम बहुत सरल बताए गए हैं। प्रतियोगियों को इन तीनों में से किसी एक डंगन को चुनना है और जो व्यक्ति सबसे पहले पूरा करता है वो तीसरे डंगन को क्लियर कर विजेता बन जाएगा। सेओजुन जिज्ञासु है कि क्या केवल पहले डंगन को क्लियर करना ही जीतने के लिए काफी नहीं है। शिन बोना वे जानते हैं कि उन्होंने ये देखने की कोशिश की थी कि क्या कोई भी काल कोठरी आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वे ये भी नहीं चाहते कि कोई काल कोठरी बिना साफ किए रह जाए और उनके लिए ये भी तर्कसंगत था कि विजेता को एक और काल कोठरी साफ करनी चाहिए। वो बताता है कि सभी काल कोठरियां 2 सितारा हैं, इसलिए खतरे के स्तर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए वे तय कर सकते हैं कि पहले किस काल कोठरी पर हमला करना है। किम सोयोन से पूछता है कि क्या उसे कोई आपत्ति है अगर वो पहले चुने, और उसे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो दाईं ओर वाली चुन लेता है। वहीं वो बाईं ओर वाली चुनती है और अंदर जाने से पहले वो हमारे बंदे को बताती है कि ज्यादा निराश ना हो। सेओजिन सोचता है कि उसका मतलब क्या था। तभी प्रशासक 3 तक गिनती करता है और छापेमारी की शुरुआत की घोषणा करता है। हमारा बंदा उलझन में है कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर तय करता है कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे ये जीतना है। कुछ देर बाद हम उसे हैरान परेशान पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसे लगा था कि ये कोबोल्ड का काल कोठरी होगा, लेकिन उसने एक भी कोबोल्ड ना तो देखा है ना ही सुना है। अगर कोबोल्ड भी ना होते तो भी अब तक उसे कुछ तो दिख जाना चाहिए था। 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि वो कोबोल्ड नहीं बल्कि एक मैंटिकोर है जो अचानक उस पर झपट पड़ता है। हमारा जागृत व्यक्ति जानता है कि ये एक 4 स्टार राक्षस है और उसे यकीन नहीं है कि कहीं उन्होंने काल कोठरी की रेटिंग गलत तो नहीं मापी। राक्षस उस पर झपटता है और वो उसे गिरा देता है और तेजी से बाहर निकलने के द्वार की ओर भागता है। उसने राक्षस को जल्दी गिरा दिया, लेकिन उसे चिंता है कि वो अपने सामान्य समय से काफी पीछे है। किम जानता है कि अगर सोयन को सामान्य 2 स्टार काल कोठरी मिली होती तो वो अब तक बाहर आ चुकी होती। काल कोठरी से बाहर निकलते ही वो चौंक कर कहता है कि अंदर एक मैंटिकोर था। प्रशासक हैरान है, सोच रहा है कि एक 4 स्टार राक्षस 2 स्टार काल कोठरी में क्या कर रहा था। शिन के ये पूछने पर कि क्या वो सच में मैंटिकोर को गिराने की बात कर रहा है, सेयोजिन उसे खुद जाकर देखने के लिए कहता है। किम बताता है कि उसने ऐसा किया और फिर से मुकाबले की मांग करता है, क्योंकि उसे यह अनुचित लगता है। जोंगसुक उसकी मांग को समझता है, लेकिन इस समय प्रतियोगिता में बदलाव को अनावश्यक मानता है। साथ ही ये भी जोड़ता है कि प्रतियोगी ली भी अभी तक बाहर नहीं आया है। हमारा बंदा ये सुनकर हैरान रह जाता है, उसे ये अजीब लगता है। इसी बीच सोयोन काफी समय पहले अंदर जा चुकी है और अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि हम देखते हैं कि उसके पीछे एक डरावना राक्षस है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। शिन बताता है कि सोयन अभी भी अंदर है और पूछता है कि क्या हमारा लड़का वाकई फिर से मुकाबला करना चाहता है जबकि वो जीत चुका है। वो कहता है कि वो इस बारे में पता लगाएगा और सेयोजन को बताता है कि उसे बस आखिरी काल कोठरी को साफ करना है और वो जीत जाएगा। इसी बीच हमारा लड़के को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी काल कोठरी का स्तर गलत होने के लिए सोयोन जिम्मेदार है, लेकिन अगर ये उसकी वजह से नहीं था तो संभव है कि सोयोन की काल कोठरी भी गलत हो। ठीक उसी समय मिस्टर किम घबरा जाते हैं जब वे जादुई वेवफॉर्म रीडर को अजीब तरह से काम करते हुए देखते हैं। ये 3 सितारे मापता है और अब 4। शिन उनसे पूछता है कि क्या वे निश्चित हैं, सोचते हुए कि कहीं ये खराब तो नहीं हो गया। सेओजिन की तलवार सितारे के साथ कालकोठरी में गड़बड़ी को लेकर हुई बातचीत उसे याद आ जाती है, जबकि कालकोठरी प्रतियोगिता के प्रशासक चिंतित हैं क्योंकि वेवफॉर्म रीडर में पहले कभी गड़बड़ी नहीं की, ना ही बीते 20 वर्षों में जब से वे काम कर रहे हैं। हमारे लड़के को याद आता है कि उसे बताया गया था कि अब कालकोठरी में गड़बड़ी नहीं होती, हालांकि महाविनाश के दौरान ही अक्सर होती थी। पर्यवेक्षक तय करते हैं कि वे प्रो हंटर्स को जांच के लिए बुलाएंगे और जैसे ही वे किम को यह बताने के लिए मुड़ते हैं कि प्रतियोगिता को बाद में खत्म करना पड़ेगा, वे देखते हैं कि वो कहीं नजर नहीं आ रहा। इसी बीच हम सोयोन को अपने भाई के बारे में सोचते हुए देखते हैं, जिसे वो कमजोर, नरम दिल और मूर्ख समझती थी। उसे याद आता है कि उसने जिंसू के चेहरे पर बैंडेड लगाया था जब वो दर्द से रो रहा था और उसने उससे पूछा था कि वो बार बार उनके पिता का विरोध क्यों करता है। उसने उससे कहा कि वो जीतने के लिए धोखा नहीं दे सकता, चाहे वो कुछ भी कहे वो ऐसा नहीं कर सकता, और उसने उसे सलाह दी कि प्रो हंटर बनने के लिए शिकारी उसका दिल शुद्ध और बिना किसी समझौते के बना चाहिए। सोयूनस पर बहुत गुस्सा हो जाती थी और उसे बताती थी कि लोग उसे कमजोर और मूर्ख कहते हैं।
वो उसे भी दूसरों की तरह धोखा देने के लिए मनाने की कोशिश करती थी और उसे ये एहसास दिलाने की पूरी कोशिश करती थी कि अब प्रो हंटर्स का जमाना है और उसके सारे पुराने हीरो या तो बूढ़े हो चुके हैं या मर चुके हैं। लेकिन वो टस से मस नहीं होता था और कहता था कि वे हमेशा आसपास रहते हैं और अगर नहीं भी हैं तो वो खुद को उनमें से एक मानता था। उसे पता था कि उसके लिए ये मानना मुश्किल है, लेकिन उसने उसे भरोसा दिलाया कि एक दिन वो ऐसे लोगों को जरूर पाएगी जो किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बिना किसी वजह के मदद करते हैं। इसके बाद सोयोन ने अपने बहुत दृढ़ निश्चयी भाई को मरा हुआ पाया और उसके पिता हमेशा मानते थे कि वो मूर्ख है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी अनजान की रक्षा करते हुए इस तरह चला जाएगा। सोकमान ने अपनी बेटी को सलाह दी कि वो कभी इतनी मूर्ख न बने और सोयोन कभी अपने भाई जैसी नहीं बनना चाहती थी। वो अपने भाई जैसी गलतियां नहीं दोहराना चाहती थी। वर्तमान में हम देखते हैं कि सोयोन बुरी हालत में है क्योंकि वो 6 स्टार मॉन्स्टर मलाखाजरा का सामना कर रही है। वो सोचती है कि क्या यही वो अच्छाई और बुराई की लड़ाई है जिसके बारे में जिनसू हमेशा बात करता था। मॉन्स्टर दहाड़ता है लेकिन उसे ये हास्यास्पद लगता है और वो खुद को याद दिलाती है कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई जैसी कोई चीज नहीं है। बड़बड़ाते हुए कि कम से कम वो अपने भाई की तरह मूर्ख बनकर नहीं मरेगी, वो अपनी मौत को गले लगा लेती है। ठीक उसी समय सेओजुन अचानक वहां आ जाता है और उसकी ओर दहाड़ते हुए मॉन्स्टर के बीच खड़ा हो जाता है। सोयोन उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जबकि वो मुश्किल से मलाखजरा का सामना कर पा रहा है और वो उससे कहता है कि अगर वो हिल सकती है या भाग सकती है तो भाग जाए जब तक वो उसके लिए समय खरीदता है। हालांकि वो पूरी तरह से अविश्वास में है, सोच रही है कि वो यहाँ क्यों है, आसे क्यों किम मुश्किल से अपने हमले कर पाता है और जैसे ही वो उसे पुकारता है कूद जाता है और उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वो उस पर हमला करता है जबकि वो बचता है, ये जानते हुए कि अगर एक भी बार लग गया तो उसका बचना नामुमकिन है। हमारा हीरो उसके हमले के पैटर्न को महसूस करता है और सोचता है कि अगर वो लगातार हमला करता रहे तो शायद वो उसे फंसा सकता है। लेकिन 6 स्टार मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, अपनी सींग से सेओजुन के कंधे को भेद देता है, जो अब समझ जाता है कि मॉन्स्टर उसकी सोच से ज्यादा चालाक है और उन्हें नहीं पता कि उनके पास कितना समय बचा है। हमारा अवेकन सोएन से पूछता है कि क्या वो अब हिल सकती है, जबकि वो ये समझ नहीं पा रही है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो उससे पूछती है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ क्यों आया है और उसे इससे क्या मिलेगा, क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ली उससे कहती है कि बस आखिरी डंजन को क्लियर कर लो और सब खत्म कर दो, और ये भी बता देती है कि इससे वो कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। साथ ही याद दिलाती है कि वो भी तो पैसों के लिए ही इसमें है। सोजून उससे सहमत है क्योंकि वो उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन उसे पैसे की जरूरत है। इसी समय सोयन उसे कहती है कि बस जाओ और जीत जाओ। वो जानती है कि वो ये जानता है कि वो जीतने के लिए क्या कर रही है और उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो अचानक उसकी आभारी हो जाएगी। किम मना कर देता है क्योंकि वो कबूल करता है कि वो चीटर है और उसे पूरा यकीन है कि ये उसका पहला मौका नहीं है, वो इसे नहीं भूला है। हालांकि वो ये निष्कर्ष निकालता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरने की हकदार है। उसी पल सोयोन के दिमाग में जिनसू की बातें पहुंचती हैं कि एक दिन कोई उसका हीरो बनेगा और किम उसे बचाने के लिए वहां मौजूद होता है, क्योंकि उसके लिए किसी को बचाना किसी भी इनाम की रकम से ज्यादा मायने रखता है। हमारा हीरो सोयोन ली की रक्षा के लिए अपनी भाले के साथ 6 स्थान के रैंक वाले राक्षस के खिलाफ जाता है। उसी समय चिरौन की सीखें उसके दिमाग में आती है। प्रशिक्षक ने उसे सिखाया था कि सहजता भी सोच के दायरे में आती है। इसमें अनिवार्य रूप से निर्णय भी शामिल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो पहले महसूस करना फिर निर्णय लेना, यही प्रक्रिया है। अगर आप चलने से पहले सोचें तो बहुत देर हो जाती है, लेकिन लोग इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि बिल्कुल भी ना सोचें और ना ही निर्णय लें, जबकि असल में ये पहली बात है। हमारा हीरो याद करता है कि सहजता भी सोच के दायरे में आती है। एक शक्तिशाली आभा प्रकट होती है और सेओजुन को याद आता है कि मेंटर चिरोन ने उसे क्या बताया था कि एक पल में अपनी इंद्रियों को ही निर्णायक बनने दो और अपनी सोच व इंद्रियों को एक कर लो, क्योंकि यही सच्चा पारलौकिक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी के साथ जब राक्षस उस पर जोरदार हमला करता है तो उसके भीतर शक्ति की लहर दौड़ जाती है और किम की हैरानी के लिए वो कमजोरियों को देख सकता है। उस पल वो अपने हर मांसपेशी को हिलते हुए महसूस कर सकता है, एक अचानक एड्रेनालिन की लहर के साथ। हमारा आदमी मानता है कि वो प्रोहंटर के आने तक राक्षस को रोक पाएगा, लेकिन जब वो सोयोन की ओर देखता है तो सोचता है कि वो कब तक टिक पाएगी, क्योंकि उसकी हालत खराब है। किन जो पहले से ही समय की कमी में है के पास कोई विकल्प नहीं दिखता और वो ये सोचकर राक्षस की ओर छलांग लगाता है कि उसे इसी पल खत्म कर देगा। वो पहाड़ उखाड़ने की तकनीक की ताकत और दुनिया में व्याप्त आत्मा की तकनीक का इस्तेमाल करता है और अपने भाले के साथ हमला करता है, लेकिन अंदर से उसे पूरा यकीन है कि वो केवल इन तकनीकों से नहीं जीत पाएगा। इसलिए सेओजुन अपनी भाले को घेरते हुए जबरदस्त जादू याबा सक्रिय करता है और एक ही बार में हमारा हीरो बकरी जैसे राक्षस को भेद देता है, उसे एक असली दरिंदे की तरह पूरी तरह नष्ट कर देता है। खून चारों ओर बिखर जाता है और सोयोन इस नजारे को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे ये सब असंभव लगता है। इसी बीच हमारा नायक राहत की सांस लेता है और उसकी सभी मुख्य क्षमताएं बढ़ जाती हैं। इसके बाद सियोजुन सोयन को उठाकर ले जाता है और सोचता है कि अगर वे अभी मर जाते तो कितना शर्मनाक होता। बेचारी सोयो निढाल सी दिखती है, उसकी एक बाह भी कट गई है और हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो जिंदा है, क्योंकि उसे चिंता है कि कहीं ये सब व्यर्थ तो नहीं गया। लड़की जवाब देती है कि वो जिंदा है और किम को राहत मिलती है। कुछ ही पलों बाद वे दोनों किसी तरह जिंदा बचकर डंगवान से बाहर निकल आते। हमारा हीरो तुरंत मेडिकल मदद मांगता है क्योंकि सोयोन की हालत बहुत गंभीर है। जहां स्टाफ घबराकर एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश कर रहा है, वहीं सोयोन उम्मीद करती है कि इस बचाव के बाद सेओजुन खुद को उसका मसीहा न समझ बैठे। ये सुनकर हमारा हीरो उससे पूरी तरह तंग आ जाता है, क्योंकि वो अब भी हर बात में गलत ही है। वो सोचता है कि वो जो चाहे सोच सकती है, क्योंकि उसे उससे कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी मेडिकल स्टाफ पहुंच जाता है
जैसे ही डंगोन क्लियरिंग प्रतियोगिता की खबर फैली, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मलातसराय एक 6 स्टार मॉन्स्टर के 2 रैंक डंगोन में प्रकट होने की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। डंगोन स्तर की रीडिंग्स पहले भी गलत हुई थी, लेकिन कभी इतनी विनाशकारी हद तक नहीं। ये घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई और इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी। जनता, संघ, सरकार सभी इस घटना को लेकर जुनूनी हो गए और स्वाभाविक रूप से इस घटना ने सभी का ध्यान किम सियोजुन की ओर आकर्षित कर दिया। और हर कोई हैरान है कि ड्रीम एकेडमी हंटर का एक छात्र माना चासरा को हरा चुका है। फिर दृश्य डेम कालिया पर शिफ्ट होता है, जिन्हें कोरिया में हाल ही में हुई असामान्यता के कारण टेम्परेंस के प्रेरित द्वारा बुलाया गया था। इसके विपरीत जैसे ही किम सेओजुन इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरता है, ये खबर स्वॉर्ड स्टार तक भी पहुंच जाती है। बूढ़े आदमी की पोती उत्साहित होकर उन्हें बताती है कि जिस छात्र ने उस राक्षस को संभाला वो सेओजुन की अकेडमी का ही छात्र है। लेकिन स्वॉर्ड स्टार ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और सेओजुन को एक घटिया इंसान कहता है। फिर दृश्य अस्पताल में बदल जाता है, जहां हमारा हीरो अपना सिर मेज पर पटकता है, इस बात से दुखी कि उसने कितने पैसे गंवा दिए। मैशल हैरान है कि किम अब भी पैसों के बारे में सोच रहा है, जबकि हमारा हीरो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि ये नाइंसाफी है, क्योंकि उसने प्रतियोगिता जीती थी, लेकिन उसे बराबरी घोषित कर दिया गया और उसे इनाम की रकम भी आधी बांटनी पड़ी। उसका दोस्त उसे हकीकत का एहसास कराता है और किम को ही इसमें उलझने के लिए दोषी ठहराता है। हमारा हीरो एक आइडिया लेकर आता है कि वो सोयोन ली के साथ सारी इनामी राशि के लिए पत्थर कागज खैंची खेले, या फिर वे इसका 2 हाथों वाला वेरिएशन भी आजमा सकते हैं। खैर, हमारे हीरो ने यह बात तंज में कही थी, क्योंकि ली ने उस हादसे में अपना एक हाथ खो दिया था। हमारा लालची साथी अजीब तरह से मिशेल को घूरता है, जिसे ये देखकर डर लगता है कि जब वो पैसे के बारे में सोचता है तो उसका चेहरा कितना अजीब हो जाता है, जबकि सियोजुन निष्पक्ष खेलों के बारे में सोचता है ताकि मामला सुलझ सके। इसी बीच सियून अचानक अंदर आ जाती है और दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखती है। मंचोल थक हार कर सोचता है कि लालची किम ने ली को बचाने की जहमत ही क्यों उठाई, अगर उसे ऐसा ही करना था। जैसे ही किम को भी इसका पछतावा होता है, सियून उसकी चिंता करती है, लेकिन मंचोल उसे चिंता ना करने को कहता है, क्योंकि हमारा बंदा तो बस इनाम की आधी रकम खोने को लेकर परेशान है। तभी सियोयुन बताती है कि ली ने हार मान ली है और यहाँ तक कि उसने ये भी कबूल कर लिया है कि उसने न सिर्फ इस प्रतियोगिता में बल्कि कई और प्रतियोगिताओं में भी चीटिंग की थी। इतना ही नहीं, ली ने अपने पिता सोक मिन ली, जो ईस्ट एकेडमी के प्रमुख हैं, का भी भांडा फोड़ दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये सुनकर हमारा बंदा अवाक रह जाता है और उसे याद आता है कि ली ने उससे कहा था कि वो गलत है, और वो सोचने लगता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे ली का मन बदल गया। सीयूयुन आगे वो संदेश भी देती है जो सीयूयुन ली ने हमारे बंदे को देने के लिए कहा था, जिसमें वो कहती है कि वो अब भी सोचती है कि किम सीयूजुन गलत है, लेकिन ये भी मानती है कि वो खुद भी गलत है। खैर, सीयून को समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या था, लेकिन वो खुश है कि अब किम अकेला चैंपियन है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, जब सियोयुन ये घोषणा करती है कि सरकार इस घटना के कारण सियोजुन को अतिरिक्त लाभ दे रही है, जिसमें टैक्स छूट और अतिरिक्त 1 करोड़ वॉन भी शामिल हैं। हमारा बंदा खुशी से झूम उठता है और प्रशिक्षक सियोन ये बता देती है कि वे इसे अतिरिक्त इनामी राशि कह रहे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ मुकदमे से बचने के लिए है। जहां किम खुशी से फूले नहीं समा रहा है, वहीं उसे ये भी पता चलता है कि ड्रीम अकेडमी को आखिरकार डिवीजन 3 में प्रमोट कर दिया गया है। सेओजुन की बदौलत अकादमी ने सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वे 4 सितारा डंजनों पर छापा मार सकते हैं। सेओजुन इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे इनामी राशि और प्रमोशन का मौका खोने का बुरा लग रहा था, लेकिन आखिरकार सब कुछ बिल्कुल सही हो गया। सियोयुन किम को धन्यवाद देती है कि उसने ये सब संभव बनाया, जबकि मंचोल मजाक में कहता है कि अब उसे और गेम्स खेलने की जरूरत नहीं है, चूंकि बहुत कुछ हो चुका था। सेओजुन तय करता है कि वो सबको ट्रीट देगा, जबकि मंचोल हैरान है कि इनामी राशि ने सच में उसकी कंजूस प्रवृत्ति को बदल दिया है। फिर भी जब सारी पैसों की समस्याएं सुलझ गईं, तो किम उत्साहित होकर ट्रांसेंडेंट मार्केट प्लेस में शॉपिंग करने का फैसला करता है। करीब $300 मिलियन के साथ हमारा हीरो 100 मिलियन में स्पीयर ऑफ लॉन्गिनस खरीदने का फैसला करता है। किम को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि नया फ्री पास कितने का होगा, और जितना पैसा वो बचाएगा उतना ही बाद में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उसे पता है कि अगर वो इसे छोड़ देगा तो सब बेकार हो जाएगा, इसीलिए बेहतर है कि वो जमकर खरीदारी कर ले। इसके साथ ही वो अपनी शॉपिंग शुरू करता है और एफ्रोडाइट का बेल्ट और एक ग्लाइपनर खरीदता है, जो कि शक्तिशाली भेड़िए फेनरीर को बांधने के लिए इस्तेमाल होने वाला धागा है। वो मानता है कि लॉन्गिनस स्पीयर उसके लिए सबसे बेहतरीन हथियार है। वो और चीजें खरीदने के लिए स्क्रॉल करता है, क्योंकि कीमतें वाकई बहुत लुभावनी है। सोजन को वे रोमांचक साहसिक कारनामे याद आते हैं जो उसने बेवकूफाना कर्मागणनाओं की वजह से किए थे। पल भर में ही चीजों की कीमतें और बढ़ जाती हैं, और इससे पहले उसने अपने बाकी कर्ज चुकाने के लिए कालिया के पैसे का इस्तेमाल किया था। चिंता की बात यह है कि अब जब सोजुन के पास पैसे हैं तो सभी वस्तुओं की कीमतें कुछ 100 मिलियन तक जा रही हैं। मानो वे इन प्रतिकृतियों को इतनी कम कीमत में जाने ही नहीं देंगे। हमारे बंदे को शक है कि ये सिर्फ फ्री पास की बात नहीं है। जैसे ही वो कुछ भी खरीदता है, वे तुरंत कर्मागणना को समायोजित कर देते हैं और सारी कीमतें बदल जाती हैं। फिर भी वो सावधानी बरतने का फैसला करता है। किम को जो दूसरी समस्या है वो ये है कि वस्तुओं के प्रभाव ठीक से समझाए नहीं गए हैं। उसे हर वस्तु की पौराणिक पृष्ठभूमि की कहानी के आधार पर ही अंदाजा लगाना पड़ता है। वो हैरान नजर आता है, क्योंकि अब उसे हर वस्तु की पौराणिकता पर शोध करने में बहुत समय लग जाएगा, खासकर उन चीजों पर जो कम जानी पहचानी है। तभी से ओजुन का ध्यान ट्रांसेंडेंट छात्रों के लिए उपयोगकर्ताओं की समीक्षाओं और समुदाय की ओर जाता है, लेकिन चूंकि हमारे बंदे ने खाता नहीं बनाया है, वो केवल पढ़ सकता है, पोस्ट या जवाब नहीं दे सकता।
किन वो खुद को कोसता है कि उसने खाता नहीं बनाया, तभी अचानक उसकी नजर एक पोस्ट पर पड़ती है जिसमें लिखा है कि वे 100 अलौकिक वस्तुओं की समीक्षा करेंगे और व्यक्तिगत सिफारिशें देंगे। ये पोस्ट ठीक ठीक से ओजोन की उस समस्या को छूती है जिसमें कर्मा गणना पे असर पड़ता है। सबसे पहले है एजिस की ढाल, जिस पर अजीब सी मेडूसा का चेहरा बना है, जो बिल्कुल बेकार है क्योंकि ये दुश्मन को पत्थर बना देती है और इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है, यानी ये उपयोगकर्ता को भी पत्थर बना सकती है। हमारा बंदा इस वस्तु को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। सोचता है कि अगर उसने मेडूसा के चेहरे से आंख मिला ली तो वो भी पत्थर बन जाएगा। सेयोजन इन बेबाक ईमानदार समीक्षाओं का आनंद ले रहा है। उसे पूरा यकीन है कि ये यूजर वाकई जानकार है। अगली वस्तु है कैबेसियस और यूजर बताता है कि उसने इसे सिफारिश करने के लिए पूरा एक लेख लिखा था। कैबेसियस मूल रूप से एक जादुई भंडारण थैला है जो बिना भारी हुए फैलता जाता है, जिसमें छवि, स्मृति और समय रोकने की शक्तियां हैं। यूजर सुझाव देता है कि इसे जल्दी ले लेना समझदारी है, बजाय इसके कि कर्मा की गणनाओं के बाद सब कुछ महंगा हो जाए। साथ ही ये बहुत उपयोगी और टिकाऊ भी है क्योंकि ये अडामेंटियम से बना है। जब यूजर इसे 10 में से 100 अंक देता है तो ये सेयोजन का ध्यान पूरी तरह खींच लेता है और उसे तुरंत याद आता है कि ये ग्रीक और रोमन मिथकों में हीरा का थैला है। हैरानी, ये थैला हीरो पर्सियस को दिया था ताकि वो मेडोसा का सिर काटने के बाद उसे सुरक्षित रख सके। फिर भी हमारा लड़का कर्मा की गणना देखता है और जान जाता है कि वो केबेसियस को 100 मिलियन वॉन में खरीद सकता है, यानी वो इसे खरीदने में सक्षम है। हमारा बंदा दीवारों से उछलने लगता है और कल्पना करता है कि वो डंजोन रेट्स में मारे गए सभी शवों को उस बोरे में भर सकता है, और अगर वो बेघर हो गया तो वो अपनी सारी चीजें उसमें रखकर ले जा सकेगा। जहां उसे ये अफसोस है कि कैबेसियस पूरी तरह से वजन को खत्म नहीं करता, वहीं वो सोचता है कि क्या वो इसके साथ स्क्वाट्स कर सकता है, और तभी उसे पता चलता है कि कैबेसियस इतना सुविधाजनक है कि सब कुछ एक जेब में आ सकता है और वो बिना झंझट वाले वजन के वर्कआउट कर सकता है। यह सोजुन के लिए किसी स्वर्ग जैसा है और वो इन्हें पाकर काफी खुश है। 3 दिन बाद हमारा लड़का आखिरकार वे चीजें पा लेता है जो उसने खरीदी थी। भाला असल में और भी अच्छा दिखता है और किबेशियस से एक अनोखा आभा निकलती है। हालांकि इन चीजों ने उसका बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली कर दिया और वे 400 मिलियन अब सिर्फ एक याद बनकर रह गए हैं। रोते हुए हमारे लड़के ने बस यही उम्मीद की थी, लेकिन केबेशियस की कीमत है 100 मिलियन से 300 मिलियन तक आसमान छू गई। ऐसा लगता है कि कर्मू से ज्यादा देर तक कुछ भी रखने नहीं देता, जिससे वो और ज्यादा पैसे कमाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। इसी बीच सियोयुन हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि हमारा लड़का पहले ही छापों पर जा रहा है और हमारा लड़का साफ साफ कह देता है कि उसे तुरंत पैसे कमाने हैं। हैरान होकर सियुन कहती है कि उसे तो अभी अभी इनाम की राशि 400 मिलियन वॉन मिली थी, और हमारा लड़का सीधा सपाट कबूल कर लेता है कि वो सब खत्म हो चुका है। तभी उसकी नजर उस चमकदार भाले पर पड़ती है जो काफी महंगा दिखता है, और वो मान लेती है कि सोजुन उसे आजमाने के लिए बेताब है। इंस्ट्रक्टर सोचती है कि जब उसने हमारे हंटर को हथियार खरीदने की पेशकश की थी तो वो कितना हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर भी ये उसका निजी मामला है कि वो अपने पैसों का क्या करता है। फिर सीन बदलता है और सोजुन और सियोयुन ने एक 4 सितारा डंगन में प्रवेश करते हैं। वहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और जगह भर जाती है गार्गोयल की मूर्तियों से, और अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ये 4 सितारा राक्षसों में सबसे ऊपर माने जाते हैं। तभी हमारा लड़का दुश्मन पे हमला करता है ताकि लॉन्गिनस के भाले को परखे, और बिना किसी जादुई आभा या तकनीक के शुरू करने की योजना बनाता है। वो मानता है कि गार्गोयल की रक्षा के बावजूद लॉन्गिनेस का भाला कुछ असर जरूर दिखाएगा। जैसे ही गार्गोयल बेतहाशा चीखता है, सोजून उस राक्षस को एक ही झटके में काट देता है। दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना आसान होगा। इसे गौरान सियून मानती है कि अब जब वो सेओजुन के साथ है तो उसे कुछ भी चौंका नहीं सकता, या कम से कम वो ऐसा ही सोचती थी। हमारा लड़का गार्गोयल्स को किसी सनकी की तरह काट रहा है, जैसे ये कोई खेल हो। ये राक्षसों को मारने से ज्यादा किसी मजाक जैसा लहला है। फिर भी किम ने अपने लिए लाशों का अच्छा खासा ढेर जमा कर लिया है और अब वो उन्हें अपनी कबाइस में छुपा रहा है। उसी समय सियोयुम की नजर उसके थैले पर पड़ती है और वो सोचती है कि वो इतनी छोटी सी थैली में लाशों को कैसे समेटेगा, लेकिन उसकी हैरानी के लिए हमारा लड़का उन बड़े राक्षसों को ऐसे ठूस देता है जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। किम को जादुई थैला उम्मीद से ज्यादा भारी लगता है, भले ही उसमें 70% वजन कम हो गया हो। इसी बीच सियोयून हैरान परेशान होकर किम से पूछती है कि क्या उसे गलती से डॉलर में भुगतान कर दिया गया था। वो सोचती है कि आखिर उसने ये सामान कैसे खरीदे और कहां से खरीदे। हमारा लड़का झूठ बोलता है और उसे बताता है कि उसने ये चीजें किसी रैंडम हंटर स्टोर से ली हैं। वो बताता है कि ये उसके घर के पास एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम था ट्रांसेंडेंट स्टोर। वो चमकती आंखों से उसकी ओर देखती है और सेओजुन से मिन्नत करती है कि उसे वहां ले चले, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने उसे भाला सिर्फ 400 मिलियन में बेच दिया। लेकिन चूंकि वो झूठ बोल रहा था, हमारा लड़का उसे बताता है कि दुकान बंद है और मालिक कहीं यात्रा पर जा रहा है। सेयून उसके प्यारे चेहरे को गौर से देखती है और मान लेती है कि ऐसा चेहरा झूठ नहीं बोल सकता। खैर, वो उस पर भरोसा कर लेती है, जबकि सेओजुन को अंदर ही अंदर उसके साथ झूठ बोलने का बुरा लग रहा है। अचानक डंगोन में कंपन होने लगता है और खतरा धीरे धीरे पास आने लगता है। जैसे ही सीयून आगे बढ़ती है ताकि स्थिति संभाल सके, हमारा लड़का आगे आता है और उससे कहता है कि उसे कुछ आजमाने दे। हमारा लड़का मानता है कि उसकी लॉन्गिलिस भाला उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है, ठीक वैसे ही जैसे उसने गार्गोयल्स को ऐसे काट दिया था जैसे वे कुछ भी नहीं थे। वो सोचता है कि मर्लिन के जादू से भरी एक तकनीक आजमाई जाए। फिर हमारा लड़का पहाड़ उखाड़ने की ताकत तकनीक को सक्रिय करता है और अपनी भाले में ऊर्जा इकट्ठा करता है, जिससे वो राक्षस को पूरी तरह भेदने के लिए तैयार हो जाता है।
नीली आभा पूरे वातावरण को ढक लेती है और संयोजन अपने हथियार से एक आभा तलवार का उपयोग करता है। ठीक उसी समय गार्गोयल्स की एक सेना अचानक प्रकट होती है और संयोजन अपने भाले के साथ रास्ते में खड़ा हो जाता है, पूरी तरह से विनाश का उपयोग करते हुए। कुछ ही पलों बाद भाले से एक घातक ऊर्जा निकलती है और राक्षसों पर प्रहार करती है। वो विनाशकारी आभा सचमुच जमीन को तहस नहस कर देती है, जिससे सयून हैरान रह जाती है। तब हमें पता चलता है कि पवित्र भाला वही था जिसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय इस्तेमाल किया गया था, जिसे लॉन्गिनस का भाला कहा जाता है। क्योंकि संयोजन ने उसकी एक प्रतिकृति खरीदी थी, उसे लगा था कि उसमें कुछ खामियां होंगी, लेकिन उसकी किस्मत से वो अद्भुत निकली। कुछ लोग कहते हैं कि एक सच्चे कारीगर को खास औजारों की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे बंदे के लिए उसे ये सब बकवास लगता है, क्योंकि वो हमेशा औजारों की टीम में है। किम अब और उपकरण खरीदने के लिए जोर देता है क्योंकि उसे ऑनलाइन भरोसेमंद समीक्षाएं मिल गई हैं, लेकिन समस्या ये है कि जितना ज्यादा वो खरीदता है उतनी ज्यादा कर्मा की कीमत बढ़ती जाती है। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि फ्री पास का बचा हुआ समय सिर्फ 25 दिन है और हमारा बंदा अजीब सा चेहरा बनाता है, सोचता है कि अब तो जबरदस्त फोकस का वक्त आ गया है। जैसे ही सेओजुन के भीतर दृढ़ निश्चय की आग जलती है, सेओजुन उसे टोक देती है और बताती है कि जिमिन उससे मिलना चाहती है। हिम मानता है कि वो उसकी बहन है, लेकिन पीचा स्पष्ट करती है कि जिमिन सिर्फ कोई है जिसे वो जानती है, और जोड़ती है कि शायद वो उसे डेमन स्टार की शिष्या के रूप में जानता हो। फिर हमें पता चलता है कि डेमन स्टार ने अपने अंतिम वर्षों में एक शिष्या चुनी थी, यहाँ तक कि ये भी स्वीकार किया था कि उसकी प्रतिभा उससे भी आगे निकल गई थी। हमारा बंदा ये जानकर हैरान होता है कि जिमिन को पहले ही अगली पीढ़ी की डेमन स्टार के रूप में जाना जाता है, और इससे भी ज्यादा चौंक जाता है कि सेयोन उसे इतनी सहजता से जानती है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि संयोजन को यह जिज्ञासा होती है कि डेमन स्टार की शिष्य उससे मिलना क्यों चाहती है, और सयून बताती है कि शायद उसके पास हाल की घटना यानी डंडन की असामान्यता को लेकर कुछ सवाल हैं। अंत में प्रशिक्षक बताते हैं कि जिमिन तुरंत आना चाहती थी, जिससे हमारा लड़का और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो जिमिन की कल्पना एक जुनूनी पागल की तरह करता है जो उससे कहेगी कि वो सियो यून से दूर है। लेकिन प्रशिक्षक स्पष्ट करती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जैसे ही किम डेमन स्टार की शिष्या से मिलने के लिए राजी होता है, वो तुरंत मिलने की तारीख तय कर देती है। जैसे ही सियोन जिमिन को संदेश भेजती है कि हमारा लड़का उससे मिलने के लिए मान गया है, अगली पल वो अकेडमी में आ जाती है। जिमिन जोंग सोजुन की एक झलक पकड़ती है और आखिरकार उस लड़के को देखती है जिसे ग्रैंडपा स्वॉर्ड स्टार इतना पसंद करते हैं। जिमिन जब हमारे लड़के से मिलती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि सोजुन असल में एक हाई स्कूल का छात्र निकलता है। वो घबरा जाती है और उस पर सवालों की बौछार कर देती है, पूछती है कि आखिर उसे वो पॉकेट कहाँ से मिला। वो क्यूबिसिस की ओर इशारा करती हुई लगती है, जबकि हमारा लड़का नाराज होकर कहता है कि कम से कम एक हेलो तो बोल सकती थी। जियांग अनिच्छा से उसे नमस्ते कहती है और सीधे अपने मुद्दे पर आ जाती है। इसी बीच सियो यून ये देखने के लिए दौड़ती है कि यह हंगामा किस बात का है, और जिमिन को पकड़ लेती है जो पागल हो रही है, और उससे शांत होने की गुहार लगाती है। इसी दौरान हमारा लड़का ये जानकर अवाक रह जाता है कि ये पागल लड़की ही जिमिन है, डेमन स्टार की शिष्या। सियोयोन किम से माफी मांगती है क्योंकि ये वाकई चौंकाने वाला था, और वो तर्क देती है कि जिमिन बहुत जिद्दी है, और जब वो किसी चीज पर अड़ जाती है तो शिष्टाचार की कोई परवाह नहीं करती। फिर भी सेओजोन ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जियोंग जैसी अजीब लड़की भी कोई शिष्या हो सकती है। असल में हमारा लड़का उलझन में है, क्योंकि उसने उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर देखी हैं और उसमें वो कम से कम 40 साल की तो लगती है। तभी सियो यून बताती है कि जियोंग ने अपनी शारीरिक बनावट बदल ली है, लेकिन आमतौर पर वो अपनी जवानी वाला ही रूप रखती है। जब किम सोचती है कि ये मुमकिन कैसे है, तो जिमिन कहती है कि केवल एक पॉलीमॉर्फी अपनी शक्ल पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन ये तो बस एक छवि है जिसे उसका शरीर याद करता है। वो बस उसे सतह पर ला रही है, और ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। सारी बातें छोड़कर जियोंग से अर्जुन से पूछती है कि आखिर उसने वो सबस्पेस स्टोरेज वेसल कहां से पाया। जिमिन की चमकती आंखों से साफ पता चलता है कि वो क्यूबिसिस की दीवानी है, और उसके अलग अलग फंक्शंस के बारे में पूछती है। हमारा हीरो सियो यून से पूछता है कि क्या उसे पता था कि वो पॉकेट खास है, लेकिन उसे तब तक कोई अंदाजा नहीं था जब तक उसने उसे दिखाया नहीं। वो सोचती है कि क्या ये वाकई इतना खास है, और सेयोजुन बेरुखी से जवाब देता है कि ये बढ़िया है, लेकिन उसे भी सारी डिटेल्स नहीं पता। ये सुनते ही जियोंग भड़क उठती है और साफ कर देती है कि ये चीज वाकई विश्वास से परे है, और फिर अपने अंतहीन बकवास के साथ सैचल के बारे में बोलना शुरू कर देती है। मेरा मतलब है हमारा हीरो तो इस पागल से पूरी तरह तंग आ चुका है। हमारा हीरो सोचता है कि अगर स्वॉर्ड स्टार का ब्लैक स्मिथ लॉन्गिनस के भाले को देखता तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती। पागल होते हुए जिमिन सेयोजन से गुहार लगाती है कि वो उसे क्यूबिसिस बेच दे, लेकिन हमारा हीरो साफ साफ मना कर देता है। लेकिन वो तो इस चीज के लिए 1 अरब वॉन देने को भी तैयार हो जाती है। सेयोजन के पास शब्द ही रचते हैं। जैसे ही वो पैसे का जिक्र करती है, उसके कान खुशी से झूम उठते हैं। हमारा हीरो जियोंग से कहता है कि वो बहुत चला रही है, जबकि सियो यून भी परेशान नजर आती है। डेमन स्टार की शिष्या समझाती है कि वो इसे अपने पैसों से नहीं खरीदेगी, इसलिए उसे कुछ स्पॉन्सरशिप जुटानी होगी, लेकिन वो फुर्ती से दावा करती है कि वो आसानी से 100 अरब जुटा सकती है, क्योंकि सैचल की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। हमारा हीरो इस पर सोचता है और उसे याद आता है कि नीलामी में क्यूबिसिस जैसी छोटी चीजें भी 100 अरब में बिक जाती हैं, और डेमन स्टार की शिष्या जैसे लोग आसानी से इतनी रकम जुटा सकते हैं। जहां जियोंग निश्चिंत नजर आती है, वहीं सियोजुन सोचता है कि 100 अरब उसकी सारी समस्याएं एक साथ हल कर सकते हैं, और वो उसके बाद क्यूबिसिस को फिर से खरीद सकता है, साथ ही हर तरह के कोर्सेज में दाखिला भी ले सकता है। किम एक उदास माहौल के साथ स्वीकार करता है कि यह वस्तु बिकाऊ नहीं है।
सीओ यून तंज कसते हुए कहता है कि उसे सबसे ज्यादा पैसों की ही जरूरत है। इसी बीच जियोंग घबरा जाती है। सारा 100 अरब काफी हो चाहिए। आ भरते हुए किम क्यूबिसिस को उतारता है और उसे जियोंग को देता है, जो उसे पाने के लिए बेताब है। हालांकि जैसे ही क्यूबिसिस उसके हाथों में जाता है, वो एक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ते हुए उसे झटक देता है और उसके हाथों से गिर जाता है। बेचारी जियोंग को बिजली का झटका लगता है, जबकि स्योजन कबूल करता है कि ये वस्तु केवल उसी द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसा लगता है कि स्नातकों द्वारा विशेष रूप से छात्रों के उपयोग के लिए तैयार की गई ये वस्तु द्वितीय बिक्री के लिए सख्त रूप से प्रतिबंधित है, इसलिए कोई भी इस वस्तु को छू भी नहीं सकता, खरीदना तो दूर की बात है। हमारा आदमी बेताबी से उम्मीद करता है कि जियोंग हार मान लेगी, लेकिन वो और भी जिद्दी हो जाती है। ये देखकर कि ये क्यूबिसस तो जादुई क्षेत्र भी बना देता है, उसे ये बहुत मजेदार लगता है। वो इसे स्योजन से खरीदने के लिए पागलों की तरह बेताब हो जाती है। चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसे 1 अरब दे देगी, बस वो उसे बता दे कि उसने ये किससे खरीदा था। हमारा आदमी वही बात दोहराता है और कहता है कि उसने किसी अपने घर के पास वाले से खरीदी थी और अब वो आदमी चला गया है। लेकिन जियोंग तुरंत समझ जाती है कि ये एक झूठी कहानी है और वो उसे शक भरी नजरों से देखती है। खैर, हमारा आदमी सोचता है कि कम से कम वो पीछे हट रही है, किसी खास व्यक्ति के विपरीत, जिसका इशारा वो ग्रैंडपा स्टुअर्ट स्टार की ओर करता है। इस कमबख्त क्यूबिसस को लेकर लंबी बहस के बाद जियोंग जोर देती है कि वो उसे ये वस्तु अध्ययन के लिए दे दे। वो मानती हैं कि ये ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ परीक्षण ही करेगी और फिर भी भुगतान करने के लिए तैयार है। हालांकि 1 अरब में सोजन सोचता है कि क्या ये अनुमति दी जाएगी। शायद वो वस्तु अब भी उसी की रहेगी। ये तो तय है कि जो भी इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा उसे अभी की तरह झटका लगेगा, लेकिन फिर भी हमारा आदमी सोचता है कि जियोंग को अध्ययन करने दे, क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं। ये एक उचित सौदा लगता है और जियोंग उसे चमकती आंखों से देखती है। लंबे विचार के बाद हमारा आदमी उसे शोध के लिए वस्तु का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे वो खुशी से उछल पड़ती है। सुजिन जिमिन से पूछता है कि क्या वो तुरंत शोध शुरू करना चाहती है, लेकिन वो मना कर देती है, ये तर्क देते हुए कि उसके पास अपना शोध उपकरण नहीं है। जियोंग उसे बताती है कि वो जल्द ही किम को लैब में बुलाएगी और उसे याद आता है कि वो अभी किसी काम के बीच में है। हमारा आदमी उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ डंगोन की असामान्यता के बारे में पूछने आई थी। बाद में सोजन घटनाओं का वर्णन जियोंग को करता है और वो ये निष्कर्ष निकालती है कि नरक्यूरा पहले से ही डंगन में था, लेकिन फील्ड रीडर ने उसे तब तक नहीं पकड़ा जब तक वो अचानक प्रकट नहीं हुआ। वो उससे पूछती है कि वो छठी रैंक के राक्षस को कैसे मार पाया और किम ये कह देता है कि उसे किस्मत मिल गई थी। लेकिन जियोंग इस बकवास को नहीं मानती और स्पष्ट करती है कि कोई भी सिर्फ किस्मत से 6 स्टार राक्षस को नहीं मार सकता। जादुई आभा पर नियंत्रण के बिना कोई उसे खरोस तक नहीं पहुंचा सकता। हमारा आदमी बेपरवाही से कहता है कि वहीं उसकी किस्मत चमकी, जबकि असल में सोजन जानता था कि उसकी पहाड़ उखाड़ने वाली तकनीक की ताकत काफी नहीं थी। अगर मर्लिन के जादुई पाठ्यक्रम की वजह ना होती तो वो अब तक मारा जा चुका होता। उसी पल उसे एक एहसास होता है और वो जियोंग से पूछता है कि क्या वो एक सिद्धांत सुनना चाहेंगी। हमारा आदमी अनुमान लगाता है कि आभा और जादू की सारी विधियां जादू से ही निकली हैं, इसलिए जादू का इस्तेमाल करना असल में अपनी इच्छा को दुनिया पर थोपना है, जब तक कि वो मुड़कर उसमें ढल ना जाए। यही तो असल में एक डंगोन विसंगति है। ये सुनकर जियोंग झुंझला जाती है और उससे साफ साफ बोलने को कहती है। हमारा लड़का तय करता है कि चूंकि हर जादू मूल रूप से दुनिया को मरोड़ना और विकृत करना है, तो डंगोन विसंगति भी वही चीज होगी। मौलिन हमेशा यही कहते हैं कि जादू का मतलब है दुनिया के नियमों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना। इसलिए अगर वे इसे मौजूदा स्थिति पर लागू करें तो डंगोन विसंगतियां किसी की इच्छा की अभिव्यक्ति हैं। सीधे शब्दों में कहें तो विसंगतियां प्राकृतिक रूप से दुर्घटनावश बनने के बजाय कोई उन्हें जानबूझकर बना रहा है। इस सिद्धांत के बाद हमारा आदमी थोड़ा असहज महसूस करता है, क्योंकि वो एक जादूगर प्रतिभा को मैंसप्लेन कर रहा था। द डेमन स्टार शिष्य हैरानी से उठता है और सियोजन से पूछता है कि क्या वो जादू का प्रशिक्षित विद्वान है, लेकिन हमारा बंदा स्वीकार करता है कि वो प्रो हंटर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। ये सुनकर जिमिन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, सोचता है कि आखिर उसे जादू और ऑरा के बीच का फर्क कैसे पता है। खैर, साफ कहें तो ये सोजुन ने कुछ नहीं किया था, ये तो मर्लिन का आइडिया था। थोड़ी देर में अपना आपा खो चुके जियोंग सोजुन से पूछते हैं कि क्या उसने सबस्पेस स्टोरेज बनाया है, क्योंकि वो एक प्रो हंटर और जादू का विद्वान है। जैसे ही वे जियोंग की बकवास को समझने की कोशिश करते हैं, वहां एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। जिमिन सोजुन के आइडिया से पूरी तरह हैरान है, सोच रही है कि वो आखिर ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकता है। वहीं दूसरी ओर हमारा बंदा तो बस मर्लिन ने जो सिखाया था उसी की स्वाभाविक तर्क शक्ति का पालन कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से प्रतिक्रिया देगी। कि मुझसे विनती करता है कि उसे जाने दे, लेकिन वो बड़बड़ाती रहती है और पहले ही अगले सवाल पर कूद पड़ती है। ये सवाल जादू और ऑरा की बुनियादी बातों के बारे में है। ये जानते हुए कि ट्रांसेंडेंट अकादमी के व्याख्यान ट्रांसेंडेंस के लिए हैं, सोजन अनुमान लगाता है कि वे सामान्य मानव सोच और ज्ञान से परे हैं। वो जिमिन को इसके बारे में लगातार समझाता रहता है, जबकि उसे अच्छी तरह पता है कि वो तो बस एक बनने की चाह रखने वाला प्रो हंटर है, जिसे जादू और ऑरा के बीच का फर्क भी ठीक से नहीं पता। और इसी दौरान वो सोचता है कि क्या ऐसे ही आगे बढ़ना ठीक है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, शायद उसे ये दूसरों को भी सिखाना चाहिए और ट्यूशन फीस लेनी चाहिए। किम जल्दी से अपने दिमाग में हिसाब लगाता है। उसे याद आता है कि उसने किबिसिस किराए पर देने के लिए फीस लेने पर सहमति दी थी, और अब वो सोचता है कि क्या वो अपने ज्ञान के लिए भी शुल्क ले सकता है। ट्रांसिडेंट स्टोर की वस्तुओं की विपरीत हमारे बंदे ने ये ज्ञान मेहनत से हासिल किया है, इसलिए उसे लगता है कि इससे गणना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसे एहसास होता है कि उसे वास्तव में कोर्स वर्क को अच्छी तरह से समझना और आत्मसात करना पड़ेगा। सिर्फ उसे पढ़ना ही काफी नहीं है, क्योंकि पढ़ाना आसान नहीं है।
साथ ही उसे सच में नहीं पता कि कौन उससे एक छात्र से सीखना चाहेगा। जिमिन उसे बताती है कि वो जादू कैसे काम करता है इसके बारे में ज्यादा नहीं समझता, जो उसे थोड़ा निराशाजनक लगता है। हालांकि हमारे बंदे को इसकी उम्मीद पहले से थी, क्योंकि वो मुश्किल से कोर्स का 17.9% ही पूरा कर पाया था। हालांकि डेमन स्टार की शिष्या घोषणा करती है कि उसने जो पहले कहा था वो बिल्कुल सही था, और अब उसे इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। इसी समय सीयूइन कमरे में प्रवेश करती है, और जब वो देखती है कि जिमिन पहले ही जा रही है तो वो उसे बताती है कि उसने उनके लिए कुछ स्नैक्स लाए हैं। जिमिन घोषणा करती है कि वो यहाँ अपना काम पूरा कर चुकी है और उन्हें आमंत्रित करती है कि वे बाद में लैब में आ जाएं। फिर वो चली जाती है। बी रैंक हंटर उदास हो जाती है, क्योंकि उसने इतना सारा खाना खरीदा था और वो भी उसके सारे पसंदीदा। सोजून टिप्पणी करता है कि डेमन स्टार की शिष्या अजीब है, वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसने सोचा था। और सियोयुन स्वीकार करती है कि वो ये बात अक्सर सुनती है, और यहाँ तक कि वो खुद भी अक्सर भूल जाती है कि वो अगली डेमन स्टार बनने वाली है। हमारा बंदा हैरान है कि वो अब तक स्वॉर्ड स्टार, कालिया और डीमन स्टार की शिष्या से मिल चुका है, जबकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में उनसे कभी नहीं मिल पाते। सियोये महसूस करती है कि अब उन्हें ये सब खुद ही खत्म करना होगा, जबकि वो पेस्ट्रीज को अपनी बता रही है। किम उसका धन्यवाद करता है और खाते हुए सोचता है कि शायद वो एक दिन एग्जॉल्टेड वॉइस से भी मिल जाएगा। बाद में हम उसे इस बात को लेकर चिंतित पाते हैं कि वो पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहा है। उसके सौंपे गए वर्कआउट्स के बेसिस से तेजी से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहा है। हमारा लड़का उम्मीद कर रहा था कि कम से कम एक कोर्स तो फ्री पास खत्म होने से पहले पूरा कर लेगा, और अब उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वो फ्री पास को रिन्यू कराने के लिए पैसे कमाए या अपनी प्रगति को बहुत ऊपर ले जाए। वो सियून के पास कुछ पूछने जाता है, लेकिन उसे खुद से बड़बड़ाते हुए पाता है। वो चिंतित है कि वो खुद से नए छात्रों को नहीं पढ़ा पाएगी, इसलिए उसे एक प्रशिक्षक ढूंढना होगा। वो खुद से बड़बड़ाती रहती है जब तक कि सेयोजन उसका नाम जोर से नहीं पुकारता, जिससे वो अपनी तंद्रा से बाहर आ जाती है। घबराई हुई महसूस करते हुए वो उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ कहा, और किम ये जानने के लिए उत्सुक है कि वो किस सोच में इतनी खोई हुई थी। सियोन वो उसे बताती है कि वो और छात्रों को लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारा लड़का सहमत होता है और समझता है कि उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। बी रैंक हंटर उसे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए, और वो बताता है कि वो जानना चाहता था कि क्या अगले 3 हफ्तों में कोई और प्रतियोगिता होने वाली है, जैसे कि अकेडमी टूर्नामेंट या डंगन चीयरिंग प्रतियोगिता। सोजुन अपने फोन पर ये चेक करती हैं, लेकिन अगले महीने हंटर्स मिल में एक मॉक एग्जाम के अलावा और कुछ नहीं देखती। मॉक परीक्षा हंटर परीक्षा का एक अभ्यास संस्करण है। वार्षिक प्रो हंटर परीक्षा साल में केवल एक बार ही होती है। अगर वे असफल हो जाते हैं तो उन्हें एक और साल इंतजार करना पड़ता है, इसलिए दबाव बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से कई अकादमियां अपने छात्रों के लिए अभ्यास परीक्षाएं आयोजित करती हैं। इनमें से शीर्ष 3 अकादमियां हैं, हंटर मिल, अलायर और गाहन। इन तीनों अकादमियों द्वारा आयोजित मॉक परीक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं और सभी के लिए खुली होती हैं, और इन्हें असली हंटर परीक्षा में प्रदर्शन का अच्छा संकेतक माना जाता है। सूजन को ये विचार आता है कि जूनवान ली से भी उच्च स्तर के छात्र इसमें भाग लेंगे और बड़ी छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगे। ये उसके आर्थिक चिंताओं और उसकी प्रगति के रास्ते का समाधान हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ये परीक्षा अगले महीने है। ये हमारे बंदे की फ्री पास अवधि के लिए बहुत देर हो जाएगी। वो सोचता है कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सोचने का फैसला करता है कि और क्या उपाय निकाला जा सकता है। बाद में हम अपने जागृत बिजी को चायरॉन का पाठ सुनते हुए देखते हैं, जिसमें वो कहता है कि ये तकनीक पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, ये कभी भी बिगड़ सकती है और गलत दिशा में जा सकती है। लगातार बदलती परिस्थितियों में चिरॉन का मानना है कि तकनीकों को भी बदलना चाहिए, और उस पल में सबसे जरूरी चीज उनके अनुसार सहज ज्ञान यानी इंस्टिंक्ट है। वो सहज ज्ञान को अपने आप में एक कानून कहता है। ये सुनने के बाद सियोजुन को एहसास होता है कि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, और वो इस उत्कृष्टता की सराहना किए बिना नहीं रह पाता। ठीक उसी समय चिरॉन नकली ट्रांसेंडेंटल परीक्षा का जिक्र करता है और छात्रों को सलाह देता है कि वे अंकों को लेकर ज्यादा ना सोचे, ये याद दिलाते हुए कि ये सिर्फ एक अभ्यास परीक्षा है। किम को ये पता नहीं था कि ट्रांसेंडेंट की भी एक मॉक परीक्षा होती है, और उसी समय उसे एकेडमी से मॉक परीक्षा के विवरण की सूचना मिलती है। वो सोचता है कि क्या कोई प्रमाण पत्र भी है, और तभी उसे एहसास होता है कि इसका मतलब है कि पास होने के लिए कुछ मानदंड भी होंगे, ठीक वैसे ही जैसे पेशेवर शिकारी परीक्षा में होते हैं, जिसमें मूल्यांकनकर्ता भी होते हैं। अब जब वो सोचता है तो उसे याद आता है कि जो पहली विज्ञापन उसने देखा था वो उन लोगों के लिए था जिन्होंने लेवल 5 एस्ट्रल प्रोजेक्शन और लेवल 9 स्वॉर्ड मास्टर की परीक्षा पास की थी। सेवजुन को तब ये मजाक लगा था, और अब वो मानता है कि अभी उसके लिए मॉक परीक्षा देने का कोई कारण नहीं है। वो सोचता है कि उसका स्तर अभी बहुत कम है, और उसे लगता है कि बेहतर होगा कि वो कोर्स की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही वो शियांग यू के पाठ खोलता है, वो भी मॉक परीक्षा का जिक्र करता है और सलाह देता है कि उसे एक बार आजमाना चाहिए। किम की जमकर बेइज्जती करते हुए वो उसे कहता है कि जाकर खुद देख ले कि वो असल में कितना बेकार है। हमारा बंदा जानता है कि ये लेक्चर पहले से रिकॉर्ड किए हुए हैं, और वो इस बात से हैरान है कि चिरोन और यू दोनों को कैसे पता है कि उसकी मॉक परीक्षा आने वाली है। इसलिए वो ये जांचने का फैसला करता है कि क्या सिद्धार्थ और मर्लिन को भी पता है, और पता चलता है कि उन्हें भी पता है, क्योंकि इस समय सब कुछ मॉक परीक्षा के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सोजन सोचता है कि वो हैरान क्यों हो रहा है, आखिरकार ये ट्रांसेंडेंट अकादमी है। उसे नहीं पता कि मॉक परीक्षा वाकई इतनी महत्वपूर्ण है या नहीं, और वो ये देखने का फैसला करता है कि संदेश बोर्ड पर क्या लिखा है।
संदेश पढ़ने के बाद हमारा लड़का पाता है कि कई लोग उसी स्थिति में है जिसमें वो है, और ऐसा लगता है कि हर कोई तब तक इंतजार करता है जब तक वे एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाते। हालांकि किम को एक टिप्पणी मिलती है जिसमें सुझाव दिया गया है कि वो फिर भी मॉक परीक्षा दे दे, और भले ही वो एक शुरुआती के रूप में बहुत अच्छा स्कोर ना कर पाए, उसका कोर्स प्रगति तेजी से बढ़ जाएगी। यही बात हमारे बंदे को मनाने के लिए काफी थी, क्योंकि अब वो इसे आजमाने पर विचार करता है। ऐसा लगता है कि उसका मॉक ट्रांसेंडेंट परीक्षा देने का पहला प्रयास मुफ्त है। इससे वो उलझन में पड़ जाता है कि क्या अभी मुफ्त वाला इस्तेमाल करना बेकार होगा, लेकिन आखिरकार वो तय करता है कि बस कर ही लेता है। सोजुन ट्रांसेंड करने के लिए कॉम्बैट क्षेत्र चुनता है, और जब इसकी तैयारी हो रही होती है तो पता चलता है कि पहली समस्या के 15 स्तर होंगे। पहला स्तर तैयार किया जा रहा है, जबकि हमारा लड़का अपने आसपास का मुआयना कर रहा है। वो इस बात को लेकर उलझन में है कि परीक्षा कैसे चलेगी। ये जानते हुए कि 15 स्तर है, वो सोचता है कि ट्रांसेंडेंट का पहला स्तर क्या होगा, 5 सितारा, 6 सितारा, या किस तरह का राक्षस। और अगर पहला स्तर 5 सितारा है तो वो सोच भी नहीं सकता कि 15वां स्तर क्या होगा। फिर भी वो खुद को तैयार करता है और देखता है कि उसके फोन से कुछ बाहर निकलता है, और तभी उसे एहसास होता है कि ये पहला राक्षस है। राक्षस लगातार बड़ा होता जा रहा है और आखिरकार पता चलता है कि वो एक विशाल ड्रैगन है। पहले स्तर के लिए सूचना मिलती है कि ये विनाश का ड्रैगन फाफनीर है, जिसे उसे 30 मिनट के निर्धारित समय में हराना है। सोजुन को लगता है कि ये मजाक है और उसे यकीन है कि वे गंभीर नहीं हो सकते। तभी राक्षस दहाड़ता है और आग उबलता है। ऐसा लगता है कि सोजुन ने 1 मिनट से भी कम समय में पहला स्तर फेल कर दिया है। ये महसूस करते हुए कि उसकी बुरी तरह पिटाई हुई है, वो गुस्से में आकर तिल मिलाता है और सोचता है कि आखिर वो इसे हराएगा कैसे। हमारा हीरो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि पहले स्तर पर एक ड्रैगन है, और वो भी कोई साधारण ड्रैगन नहीं, बल्कि विनाश का ड्रैगन फाफनर है। वो सोचता है कि अगर पहले स्तर पर फाफनर है तो 15वें स्तर पर क्या होगा। वो मानता है कि शायद वो कोई ब्रिफ्टा होगा। किम सोचता है कि क्या उसे सच में किसी देवता से लड़ना पड़ेगा, और ये भी सवाल करता है कि क्या बाहर के ट्रांसेंडेंट्स ऐसे ही आराम से देवताओं से लड़ते रहते हैं। गहरी सांस लेते हुए वो खुद को संभालता है और सोचता है कि अब क्या करना है। उसे लगा था कि इमारत नष्ट हो गई है, लेकिन असल में ये सब उसके दिमाग में ही था। हमारा बंदा अपने फोन को देखता है और ऐसा लगता है कि उसे 10 मौके मिलते हैं। हालांकि उसे यकीन नहीं है कि 10 मौके काफी होंगे या नहीं। फिर भी वो अपनी लॉन्गेनेस भाला उठाता है और तय करता है कि देखेगा वो किस मिट्टी का बना है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि संयोजन ये मान लेता है कि वो जीत नहीं सकता। 5 बार कोशिश करने के बाद और हर बार असफल होने पर उसे एहसास होता है कि उसे बार बार कुत्ते की तरह पीटा गया है। हमारा आदमी जमीन पर दर्द से लौटता है, क्योंकि वो हार मान लेता है। पूरी तरह से यकीन कर लेता है कि यह संभव है। एक बेंच पर बैठा वो बड़बड़ाता है और सोचता है कि वो खुद को ही किस धोखे में रख रहा है। सेओजिन को नहीं लगता कि वो कभी प्रो हंटर बन पाएगा। ट्रांसेंडेंट बनने की तो बात ही छोड़िए, और वो उदास हो जाता है। वो कम से कम कुछ प्रगति करना चाहता था, लेकिन वो इतनी जल्दी असफल हो रहा है कि कुछ कर ही नहीं पा रहा। इसलिए उसे ये बेकार लगता है और वो सोचता है कि क्या उसे इसे रद्द कर कुछ और आजमाना चाहिए। इसी वक्त हमारे दोस्त को ट्यूटोरियल कोर्स उपलब्ध होने की सूचना मिलती है। वो सोचता है कि क्या वे उन्हें हमला करने के तरीके के बारे में कोई संकेत देते हैं, और जब वो इसकी जानकारी में जाता है तो पता चलता है कि ये भी मंकी किंग के कोर्सों में से एक है। किंग को निश्चित रूप से लगता है कि इन ट्यूटोरियल कोर्सों से उसे कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, और वो कोर्स में पंजीकरण कर लेता है। ट्यूटोरियल में मंकी किंग सबसे पहले ये सुनिश्चित करता है कि लेवल 1 ड्रैगन ऑफ रूइन है, और स्वीकार करता है कि ये कठिन है, लगभग एक छठनी कोर्स की तरह। लेकिन वो कहता है कि एक बार जब वे इसमें उतर जाते हैं तो ये इतना बुरा नहीं है। मंकी किंग विजय के बुद्ध है। सोजन को एहसास होता है कि उसे मंकी किंग को देखे काफी समय हो गया है, और उसे याद आता है कि शुरुआत में ये सब मजाक जैसा लगा था। इसी बीच प्रशिक्षक पहले हमले के पैटर्न का जिक्र करता है, फाफनिर की ड्रैगन ब्रीथ, और बताता है कि यही एकमात्र हमला है जो वो कर सकता है। इसलिए वो संकेत देता है कि अगर वे इस आग उगलने वाले हमले से बच सकते हैं तो वे सुरक्षित हैं। इसके साथ ही वो उन्हें दिखाता है कि ये कैसे किया जाता है, और उन्हें निर्देश देना जारी रखता है। वो उन्हें बताता है कि इस हमले को रोकने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो सुझाव देता है कि वे बस इससे बच जाए। ये खुलासा होता है कि फाफनर अपनी ब्रीथ छोड़ने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता।